वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोग। सो वी आर बैक ऑन डीयू परीक्षा विद और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 2023 का पूरा एनईपी वाला अपना पेपर। जैसा कि आप सभी को पता है, इनऑर्गेनिक भी मुकम्मल हो ही गई है। तो आप आई होप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आपके आई टैब पर जो है पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मैं डलवा दूंगा, तो इनऑर्गेनिक के सारे पीवाईक्यूज देखिए, सारे वन शॉट देखिए, फिर पेपर लगाइए। मजा ना आया तो पैसे वापस, बिल्कुल आपको एकदम मजा आ जाएगा। तो जैसा कि मैं कहता ही हूँ कि यार ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो वही है आपका जो है, जो मैं बताता हूँ कि हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए आपको जो है आगे से आगे बढ़ना चाहिए। बिकॉज लॉन्ग टर्म में जैसा कि मैं बोलता हूँ, जो आप करते हैं, जो आपको दुआएं मिलती हैं, वही काम आती हैं। इस बात को आप थोड़ा सोच के चलिए। अभी आपको लग रहा होगा किसी के नंबर ज्यादा आ जाएंगे, एक्स वाई जेड रीजन, आप कुछ भी सोचते होंगे, बट ये सारी चीजें हैं शॉर्ट टर्म के लिए। आपको हमेशा सोचना चाहिए, टारगेट रखना चाहिए लॉन्ग टर्म का। क्योंकि ऑब्वियसली आप करियर भी लॉन्ग टर्म में बनाएंगे। आप 6 महीने में कोई करियर आपका एकदम फिर सेट नहीं हो जाएगा। लाइफ इज जस्ट लाइक अ मैराथन। तो वही बोलूंगा, मैराथन की तरह खेलिए, दुआएं लेते हुए चलिए, सबकी मदद करते हुए चलिए, नॉट सिर्फ पढ़ाई में, बाकी भी जब भी मौका मिले सबकी किसी ना किसी तरीके से मदद करने की कोशिश करिए। आगे से आगे बढ़िए, ये मेरा कहने का मतलब है। तो वही है, आपका हेल्पिंग नेचर हमेशा होना चाहिए। आपको उसका जो है वो इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म में इफेक्ट पड़ेगा। तो वही बोलूंगा यार, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा वीडियोस को। बाकी आप इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा। तो सब्सक्राइबर्स यार थोड़े से जरा कम है, तो मैं बोलूंगा, सभी से रिक्वेस्ट करूंगा। काफी सारे लोग हैं जो बिना सब्सक्राइब का बटन दबाए हुए देखते हैं। तो एक बार जरा वो चेक कर लें, क्या उन्होंने बटन दबा रखा है। नहीं दबा रखा तो एक बार प्लीज यार थोड़ा सा दबा के देखिए। आपको, मुझे भी अच्छा लगेगा, थोड़ा सा जरा बढ़ेंगे जल्द से जल्द सब्सक्राइबर बढ़ाइए। और हो सके तो यार एक आध अपने किसी दोस्त वोस्त के से भी करिए ना, मतलब सभी लोग थोड़ा बहुत पुश करिए खुद को, और एक आध सब्सक्राइबर एक्स्ट्रा करवाइए, मतलब कैसे भी करके अपने दोस्त का। या आप घर में रहते हो तो पीजी में रहते हो तो अपने पीजी वाले किसी दोस्त का, घर में रहते हो तो किसी उसका घर वाले से करवाइए। देन फिजिकल साइंस की वीडियोस, जैसा कि आप सभी को पता है, अपलोडेड है यार, वो भी थोड़ा सा मतलब मेहनत कीजिए। किसी भी बंदे को, किसी को भी भेज दीजिए, या कॉलेज प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट किसी को भेज दीजिए अपने, कि भाई ये फिजिकल साइंस वालों तक पहुंचा, तो उनका भी थोड़ा बहुत हो जाएगा कि हाँ भाई यहाँ बच्चों की मदद कर रहे हैं। तो आप किसी भी रिप्रेजेंटेटिव ऐसी जो लेवल का बंदा होता है उसको भेजिए, किसी सीआर को, या किसी भी जो लग रहा हो कि भाई अगले साल इलेक्शन में, कॉलेज प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा होगा, उस बंदे को भेजिए। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। देन बोलूंगा कि लाइफ साइंस वालों में भी आप इसी तरीके से अप्रोच लगाइए। बाकी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा नोट्स के लिए, वहां पर नोट्स आते ही रहते हैं। और इंस्टाग्राम पर भी आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। तो आई थिंक इतना ही ज्ञान काफी था। बाकी बढ़िया सा लेक्चर है, 1.5 घंटे के लगभग आसपास का हो गए। आपको मजा आएगा करके, आप करिएगा बिल्कुल एकदम देखिएगा कैसे रिपीटेड पीवाईक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं फिर अपने लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन 2023 का पेपर, हाँ 2023 के पेपर में आपकी स्क्रीन पर ये रहा उसका पहला पार्ट। एक्सप्लेन द फॉलोइंग का, कि ग्रेफाइट बढ़िया कंडक्टर होता है वाइल डायमंड इज नॉट। सर बहुत बार डिस्कस करा है अपनी वीडियोस में डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में, कि इनका स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरीके का होता है। जो ग्रेफाइट है उसमें हमारे पास एक कार्बन 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो हमारे पास अगर 3 कार्बन बॉन्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है वो फ्री होता है। और वही जो खाली इलेक्ट्रॉन है वो घूमता रहता है, जिसकी वजह से वो बेसिकली होता है डीलोकलाइज्ड। तो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, या फिर ये गुड कंडक्टर होता है। डायमंड की अगर हम बात करें तो डायमंड में जो है हर एक कार्बन 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ होता है, टेट्राहेड्रली पूरा स्ट्रक्चर होता है प्रॉपर। और कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री नहीं होता। अगर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं है तो क्या मूव करेगा? नहीं सर, जब फ्री नहीं है तो मूवमेंट कहां से होगी? तो दैट्स वाई ये हमारे पास जो है वो क्या होता है, इंसुलेटर। तो ये है इसके बीच का मेजर डिफरेंस। आइए थोड़ा सा देखें। तो डायमंड जो है वो sp3 टेट्राहेड्रल इंसुलेटर होता है, 3D सॉलिड होता है। ये कैसे यूज होता है? एज एन एब्रेसिव। वेयरएस यहाँ पर ग्रेफाइट, ध्यान रखिएगा, ये होता है हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड कंडक्टर होता है। लेयर में क्या होती है इसकी? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है। वंडरवॉल फोर्सेस सिर्फ और सिर्फ इसमें देखने को मिलती हैं बिटवीन द टू लेयर्स। कैसे? यहाँ पर देख लीजिए आप, डायमंड किस तरीके से टेट्राहेड्रली स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स के साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इसका? एबनॉर्मली वेरी हाई, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन यहाँ पर देखने को मिलती है। डायमंड जो है वो क्या होता है? कलरलेस होता है। इंडस्ट्रियल डायमंड्स जो है वो कैसे होते हैं? ब्लैक होते हैं। मोस्ट नेचुरली अकरिंग डायमंड्स क्या है? कंटेन अ ट्रेस ऑफ नाइट्रोजन। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए डायमंड के बारे में। आप लिख दीजिएगा, आंसर को बड़ा भी तो करना है, तो अब जब आप वो लिखेंगे तो बाकी उनका स्ट्रक्चर और बताइए। ग्रेफाइट का आप बताएंगे कि यार एक 2D शीट्स होती है हमारे पास कार्बन आटम्स की। फिर इसमें आप क्या बता सकते हैं, और कि यहाँ पर हेल्ड कैसी होती है? बाय वीक वंडरवॉल फोर्सेस। ये आप सभी को फोर्सेस दिख रहे होंगे जिसको स्मॉल डॉटेड लाइन है, लाइनिंग्स हैं, ये आपकी हैं वीक वंडरवॉल फोर्सेस। किसमें? बिटवीन द लेयर्स ऑफ टू, बिटवीन टू लेयर्स ऑफ अ ग्रेफाइट। ठीक है।
देन बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ये जो बॉन्डिंग है ऑब्वियसली वीक है, तो ग्रेफाइट जो है वो इजीली क्लीव हो जाता है बिटवीन लेयर्स, जो इसकी सॉफ्टनेस को बताता है कि इसमें की लेयर्स जो है वो काफी ज्यादा वीक होती हैं। बेसिकली इनकी लेयर्स के बीच में जो इंटरेक्शन है वो काफी ज्यादा वीक होती है, तो ग्रेफाइट को इजीली हम क्लेव कर सकते हैं बिटवीन इसकी लेयर की, सो दैट्स वाई ये सॉफ्ट भी काफी ज्यादा होता है, आराम से आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। ग्रेफाइट कैसे यूज होता है, एज अ ल्यूब्रिकेंट यूज हो जाता है हमारे पास। डायमंड हार्ड होता है तो वो कैसे, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, एब्रेसिव प्रॉपर्टीज हमारे पास होती है। जो आपको स्पेसिंग दिख रही है ग्रेफाइट में ऑल्सो मीन्स कि जो एटम है वो बहुत ज्यादा पैक नहीं है इफेक्टिवली, सो दैट्स वाई इसकी डेंसिटी क्या है, कम है। डायमंड की बहुत ज्यादा डेंसिटी आप देख सकते हैं वैल्यू से, क्या है चीज सबको समझ में। और एंड फाइनली कि इन ग्रेफाइट ओनली थ्री ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन सिग्मा बॉन्डिंग। फोर्थ वन हमारे पास जो है वो सिग्मा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता, वो फ्री होता है, दैट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या चीज सबको क्लियर हो गई, यस सर। नेक्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी हमें बतानी है, इधर से इधर आने में डिक्रीज होती है, जो होनी भी चाहिए, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, बट एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम में उसमें ऐसा क्यों नहीं होता सर, बहुत बार, पचासियों लाखों बार, मतलब ज्यादा होगा, 50,000 बार कम से कम ये बात हमने कर रखी है कि आयनिक साइज का जो ऑर्डर है हमारे पास वो यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले नॉर्मल ट्रेंड ये फॉलो होता है, यहाँ पर उल्टा ट्रेंड हो जाता है कि बोरॉन, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला में ये तो बड़ा होता है एल्यूमिनियम बोरॉन से, बट गैलियम से भी बड़ा होता है। ऐसा क्यों सर, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज इसलिए जो गैलियम है आपका, आपने वो पढ़ी है पीरियोडिक टेबल, देखिए सब बच्चों ने देखी होगी मेरे हिसाब से, सब बड़े बच्चे यहाँ पे, छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा नहीं कोई जिसको पीरियोडिक टेबल नहीं देखी होगी। बिल्कुल जो है ना जिंक, उसके बराबर में बेटा एक गैलियम होता है। अब जिंक की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है सर, 3d10 4s2, इसकी 4 ऐसी हो जाएगी, 3d10 4s2 4p1, ये हो जाएगी, सब बच्चे जानते हैं। तो गैलियम जो है ये प्रेजेंट कब है, आफ्टर डी ब्लॉक एलिमेंट के, ये डी ब्लॉक एलिमेंट के बाद प्रेजेंट है, ठीक है सर। तो क्या हुआ, अब मुझे बताओ डी इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग क्या होती है सर, वीक शील्डिंग होती है। शील्डिंग क्या होती है, रिपल्जन टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो जब डी इलेक्ट्रॉन वाले रिपेल नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस विल गेट अ चांस टू अट्रैक्ट, होगा ऐसा। अगर रिपल्जन नहीं होगी, अगर कोई पीछे की तरफ धक्का नहीं दे रहा तो कोई आगे की तरफ जो खींचने वाला इंसान है वो ज्यादा से खींच लेगा, हाँ सर बात तो सही। तो न्यूक्लियस को अगर यहाँ पे चांस मिल गया टू अट्रैक्ट तो न्यूक्लियस भाई खींचेगा, तो बेसिकली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसको जेड स्टार या जेड इफेक्टिव बोलते हैं, वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस विल tightly or strongly held or attract the electrons of the outermost shell, दिस विल लीड टू द कॉन्ट्रैक्शन इनसाइड। इसको वैसे डी ब्लॉक या शायद आई थिंक ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जितना मुझे याद आ रहा है, बट ये शायद ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन भी हम इसको बोलते हैं। तो गैलियम का साइज जो है वो छोटा हो जाता है क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन जो है वो खींच लेते हैं। क्या एल्यूमिनियम में ऐसा होता है, नो सर नहीं होता, क्योंकि एल्यूमिनियम से पहले आप उसके एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, 3D नाम की तब तक कोई चीज होती ही नहीं किसी के पास, ठीक है। तो दैट्स वाई हमारे पास ये ऑर्डर होता है। तो अच्छा सर आपने तो साइज बताया, आयनाइजेशन एनर्जी बतानी थी, आप क्या बता के जा रहे हैं बेटा, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आयनाइजेशन एनर्जी। तो अगर एल्यूमिनियम का साइज बढ़ा तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी, ऐसा ही होता है सर, ऐसा ही होता है। अगर हमारे पास एल्यूमिनियम का साइज बड़ा है गैलियम से तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, हमारे पास ज्यादा होगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हुई, डिक्रीज हुई, कहां से, बी टू एल से, बट इंक्रीज हुई कहां से, एल टू जी से, मतलब एल्यूमिनियम की क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी कम है इससे। ये चीज यहाँ पर बात करनी है क्योंकि साइज का ऑर्डर उल्टा है। क्या चीज सबको क्लियर हुई, लिख लेंगे कहानी, यस सर। Next we have a dilute solution of alkali metals in liquid ammonia is blue colored and paramagnetic in nature. Dilute solution किसका, alkali metals का। alkali metal पता है क्या होता है, हाँ सर पता है क्या होता है। उसको क्या करो, अमोनिया में मिला दो, ठीक है, मिला दिया, उसके बाद क्या होगा, कुछ तो होगा सर। यहाँ पे कोई भी एल्कली मेटल ले लो, एल्कली मेटल पता है ना फर्स्ट ग्रुप का, वो जैसे ही अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन के साथ, तो मेटल का काम इलेक्ट्रॉन लॉस करना, तो मेटल जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है और इलेक्ट्रॉन भी है हमारे पास प्रेजेंट, तो मेटल के आसपास हर तरफ अमोनिया ही अमोनिया छा जाता है। जैसे आप समझिए हाइड्रेशन होती है ना, सॉर्ट ऑफ दैट सॉल्वेशन भी बोलते हैं उसको, जब सॉल्वेशन बेसिकली अमोनिया चारों ओर मेटल के साथ घेर लेता है और एक हमारे पास बना देता है अमोनिएटेड केटायन। जैसे हम हाइड्रेटेड केटायन बोल सकते हैं ना कि चारों तरफ वाटर वाटर, वैसे ही चारों तरफ अमोनिया अमोनिया होगा तो उसको बोलेंगे अमोनिएटेड केटायन। जो इलेक्ट्रॉन लॉस कराए उसके आसपास भी हमारे पास अमोनिया होगा, अमोनिया का बेसिकली हाइड्रोजन वाला पार्ट जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो उससे कहीं ना कहीं इंटरेक्शन शो कर रहा होगा। तो सबसे पहली चीज ये होगी। नेक्स्ट अब क्या हुआ, मुझे बताइए, केटायन मौजूद है, इलेक्ट्रॉन मौजूद है, क्या इलेक्ट्रॉन के मौजूद होने से, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के मौजूद होने से सोल्यूशन पैरामैग्नेटिक हुआ, द आंसर इज यस। क्या सोल्यूशन में कलर आएगा, द आंसर कुड बी यस, कि अगर हमारे पास जो है वो विजिबल रीजन में वेवलेंथ लाई करेगी तो बिल्कुल आएगा। तो होते ऐसा, कंडक्टर होगा, यस सर होगा। तो हमें बताना क्या था, हमें बताना था कि ब्लू कलर की होता है और पैरामैग्नेटिक, भाई बता दिया, ड्यू टू द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन
दिस वन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर एज वेल एज ब्लू कलर्ड बिकॉज ऑफ दैट ओनली। क्या ये चीज सबको समझ में? यस। अब यहाँ पे और भी चीज थी, उसकी बात हम नहीं करेंगे क्योंकि वो इस क्वेश्चन में रेलेवेंस नहीं। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द बॉन्ड एंगल। बहुत बार बचपन से, नॉट बचपन से, फर्स्ट सेमेस्टर से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड लेंथ हमारी इंक्रीज हो रही है, तो बॉन्ड एंगल हमारे पास जो है वो कम हो रहा है। साइज ऑफ सेंट्रल मेटल निकल रहा है मेरे को, सेंट्रल एटम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। क्या चीज इंक्रीज हो रही है? हमारे बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ये चीज आप बता सकते हैं। वैसे इसमें दूसरी चीज होती है, एक ड्रैगोस रूल भी रखता है कि उसमें जो है हमारे पास इसके जितने भी नीचे वाले लोग हैं, इसके नीचे वाले जितने भी लोग हैं, उन सभी का एंगल जो है वो 90 डिग्री अप्रोक्स हो जाता है। उनकी कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, बट उसकी बात नहीं करेंगे। आई डोंट थिंक शायद वो रेलेवेंस रहेगा, बट अगर टीचर्स ने आपको बताया हो तो आप ड्रैगोस रूल भी आप थोड़ा सा लिख सकते हैं। वैसे आई डोंट थिंक उसको इतनी यहाँ पर रेलेवेंस दी जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, डाउन द ग्रुप आने में सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज होगा। सेंट्रल एटम क्या है? पहले नाइट्रोजन था, फास्फोरस था। तो यहाँ हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से नहीं जाते, कभी कभी जो कंफ्यूजन होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, बट वी विल गो थ्रू साइज ओनली। तो साइज से यहाँ पर जाएंगे कि बॉन्ड एंगल अमोनिया में 160 डिग्री सेल्सियस लिख रखा है। देखो तो यहाँ पर 107 हमारे पास डिग्री सेल्सियस नहीं आएगा, सभी को पता है। इसको हटा दिया जाए, इसको भी हटा दिया जाए, तो बॉन्ड एंगल 160 डिग्री इसलिए होता है और हमारे पास इसलिए होता है। और बाकी इसका कोई रीजन आई डोंट थिंक सो होना चाहिए। बाकी आप चाहें तो ड्रैगोस रूल से भी बता सकते हैं कि ड्रैगोस रूल में क्या होता है, जो हमारी हाइड्राइड्स होती है ना, नाइट्रोजन के नीचे वाले लोग, ये नाइट्रोजन के लिए भी वैलिड है, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग वाटर वाली ग्रुप के लिए भी वैलिड है। तो H2O के अलावा जितने भी नीचे H2S, उन सभी के लिए ये चीज वैलिड रहती है कि उनकी जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको बोलते हैं, उनमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं देखने को मिलती, नो हाइब्रिडाइजेशन। उनमें कोई हाइब्रिडाइजेशन देखने को नहीं मिलती है, और अगर मिलती भी है तो हम बोलते हैं P3 हाइब्रिडाइजेशन। सर P3 मतलब? बेसिकली मतलब यह है कि जो s ऑर्बिटल है वो p के साथ s मिक्स नहीं होता। s और p जो है वो आपस में तो बेसिकली मिक्सिंग नहीं होती, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स नहीं होती। जो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन है ना कि मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली इक्वल एनर्जी, वो यहाँ पर नहीं होती। तो हमारा जो बॉन्ड एंगल है दैट विल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 90 डिग्री के पास, लगभग लगभग सभी के 91, 92, 93 ऐसे ही आपको देखने को मिलते हैं इन सभी के। किसके? PH3 से नीचे आ जाइए, फिर H2SC वगैरह हैं, इन सभी के H2S से भी बल्कि शुरू कर सकते हैं, उनसे नीचे जितने भी हाइड्राइट होंगे इन सभी में आपको ड्रैगोस रूल देखने को मिलता है। तो आप चाहें तो ये भी एक चीज ऐड कर सकते हैं ताकि आपका थोड़ा सा ब्राउनी पॉइंट हो सकता है, मिल जाए आपको। बाकी आप एक बार अपने प्रोफेसर से भी मालूम कर सकते हैं, ऑब्वियसली हमेशा वो एक ऑप्शन है ही हमारे पास। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ Na2CO3 देन इन वो सॉरी, ये ज्यादा सॉल्युबल क्यों है इसे? भाई कभी भी क्वेश्चन है, मैंने एक बात तो बता रखी है कि कभी भी सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन है, एक ही रीजन होगा कि लैटिस एनर्जी कम, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। तो यही बोल दिएगा भाई कि जो हमारे पास जो डिफरेंस है हाइड्रेशन एनर्जी, या फिर आप बोल दिएगा हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Na2CO3 इज मच मोर लार्जर देन दी लैटिस एनर्जी, वेराज NaCO3 के केस में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है वो मोर सोल्यूबल होता है। एक रीजन आप ये प्रॉपर बता सकते हैं, पहली लाइन ही आप इसी से शुरू करिएगा, ठीक है? फिर थोड़ा सा और आते हैं, क्योंकि अगर आंसर लंबा करना है तो वो मैं बता रहा हूँ, बट आपको एक कंसेप्ट पता है कि यार आपको एक दो लाइनें तो बोलनी है कम से कम, बिल्कुल एग्जैक्ट वो लाइन है एक, वो तो बोलनी ही बोलनी है कि यार ये तो जैसे वो होता था कोई, अगर हमारे एक सर बता रहे थे कि अगर कोई भी आए क्वेश्चन, जैसे हिंदी में क्वेश्चन आता था कि आप इसके कोई लेखक जो होते थे उनका वो लिखे परिचय, तो क्या लगा स्टार्टिंग की दो तीन लाइनें तो हम वही लिखते थे कि बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छा ये काम करते थे, ये करते थे। दो तीन लाइनें जो है वो हर उसमें कांस्टेंट होती थी कि ये लेखक बहुत अच्छे थे, ये बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत काइंड हार्टेड को हिंदी में बोल लीजिए वो। तो ये दो तीन लाइन तो कांस्टेंट होती है, तो वैसे ही समझ लीजिए सोल्यूबिलिटी के क्वेश्चन में ये लाइन तो कांस्टेंट है कि आपको लेटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी बतानी है, कुछ भी हो जाए आपको नहीं पता कि होती है या नहीं, आपको बस लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर को ये पता होगा कि हाँ भाई सोल्यूबिलिटी का कंसेप्ट पता है बच्चे को। तो इसी वजह से वो आपको नंबर तो दे देंगे, कुछ ना कुछ तो दे ही देंगे, ऐसा नहीं होगा कि वो बिल्कुल काट दें। तो उनको ये पता होगा कि हाँ यार कंसेप्ट तो पता है भाई को, तो नंबर तो देने बनते हैं, तो ये होता है। तो अब इसका थोड़ा सा और डेप्थ एनालिसिस करें तो हमारे पास और क्या चीजें हम बोल सकते हैं इसके बारे में। सबसे पहला तो एक वही चीज कि हमने हाइड्रेशन और उसकी बात कर ली। सबसे पहले हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी का जिक्र आपको करना होगा अपने आंसर में। नेक्स्ट, क्या आप बता सकते हैं कि जो Na2CO3 है उसमें Na पॉजिटिव और आपको CO3 2 नेगेटिव देखने को मिलता है, सब मानते हैं इस बात। वेयर एज इसमें क्या मिलता है, Na पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव। क्या ये भी बात मानते हैं आप सब? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं। अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये पानी से वाटर, पानी से H+ लेके इट माइट गेट कन्वर्टेड इनटू H2CO3। जो बायो वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा बहुत शायद ये चीज पता हो, और फिर ये फर्दर डिसोशिएट हो सकता है किसमें, H2 + CO2। और फिर ये जो CO2 गैस है ये इवॉल्व हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं जो आयन था
उसका सत्यानाश हो गया। मतलब जो आयन था वो आयनिक फॉर्म में नहीं रहा। अगर आयनिक फॉर्म में नहीं रहा तो आयनिक इंटरेक्शन कम, तो जिसकी वजह से जो सोल्यूबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो आप दूसरी चीज क्या बताएंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, या फिर आप समझ लीजिए, हाँ, बाइकार्बोनेट आयन के बारे में बेसिकली बता दीजिए कि ये इक्विलिब्रियम में होता है विद दी कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड जो है फर्दर डिकम्पोज होता रहता है वाटर और उसमें। तो आयनिक वाला पार्ट कम हो गया, आयनिक वाला पार्ट कम, तो कहीं ना कहीं आयनिक इंटरेक्शन कम, तो सोल्यूबिलिटी हमारी जो है वो डिक्रीज हो रही है। एक चीज आप ये बता सकते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि यार ये जो आयन है, जो हमारे पास कार्बोनेट आयन है, वो स्टेबल है ज्यादा। अच्छा, क्यों स्टेबल है? इस पर चार्ज बताइए क्या है, इस पर चार्ज ज्यादा। अगर इस पर चार्ज ज्यादा है तो इसकी हाइड्रेशन क्या होगी, ज्यादा। तो आप ऐसे ही बता सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल जो इसके साथ ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे, वही हाइड्रेशन एनर्जी वाला कंसेप्ट आ गया सही यहाँ पे। हाइड्रेशन इसकी ज्यादा होगी तो H2O का जो इंटरेक्शन है वो ज्यादा होगा। तो आप ऐसा करिएगा, स्ट्रक्चर जरूर बना दीजिएगा। सर कौन सा स्ट्रक्चर, क्या बात कर रहे हैं बेटा, ये वाला ना, CO3 2 नेगेटिव बना दीजिएगा, चारों ओर लगा देना इसके वाटर, और दिखा देना कि कैसे ये इंटरेक्ट इससे कर रहे हैं। और एक तरफ HCO3 लगा दीजिएगा और उसमें कम वाटर मॉलिक्यूल दिखा दीजिएगा। इससे पता लगे कि नहीं यार ये ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इसमें। इंटरेस्ट किसमें है, पानी का, सारा का सारा कार्बोनेट आयन में, ये दिखाना है आपको, क्योंकि मैच उसे ही जिताना है ना। फिर एक चीज ये बता सकते हैं कि डिसोल्यूशन जो है सोडियम कार्बोनेट का, वो थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल है। क्यों है भाई? क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, स्ट्रॉन्ग आयनिक इंटरेक्शन और हाई लैटिस एनर्जी जो है, जो हमारे पास Na2CO3 है उसमें आयनिक इंटरेक्शन है, हाँ, उसमें कुछ लैटिस एनर्जी, हाँ, अगर उसको ब्रेक करना है तो उसी के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होगी, हाँ, वो कहाँ से आती है सर, हाइड्रेशन से आती है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर जो है वो हाइड्रेशन एनर्जी ओवरकम कर लेती है। तो ये आपको बस आंसर बढ़ाना है, घुमा फिरा के, हम बात वैसे लगभग सेम ही कर रहे हैं, बट हमें घुमा फिरा के किसी तरीके से आंसर को लंबा करना है। तो हाइड्रेशन जो है वो क्या कर देती है, ओवरकम्स कर देती है लैटिस एनर्जी को, और बेसिकली आप बोल सकते हैं आयनिक इंटरेक्शन को। तो इस तरीके से आप घुमा फिरा के बेहतरीन अंदाज में अपने आंसर को प्यारा तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। तो ये आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। तो दो तीन ही चीजें हैं जो हमें बार बार घुमा फिरा के करनी है। नेक्स्ट आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वी हैव, भाई बहुत बार डिस्कस कर रखे तीनों के तीनों सवाल, तीनों के तीनों सवाल डिस्कस कर रखे हैं हमने अपने पेपर्स में। तो यार PYQ वाली वीडियोस बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमेस्टर 1 में जाके देख लीजिए। और मैंने एक प्रूफ वाली वीडियो बनाई थी, बाकी मुझे ज्यादा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि मैं प्रूफ करूँ, मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा ही नहीं रहा, सबसे पहली बात, बहुत अच्छा। जो DU ने पेपर में क्वेश्चन दिए, बस मैं सिर्फ वो लाके आपके सामने रह रहा हूँ, जो भी काम है सारा का सारा क्रेडिट गोज टू DU ओनली, के DU ही आपको जो क्वेश्चन रिपीटेड दे रहा है। अगर नहीं देगा तो फिर मतलब वीडियोस बनाने का कोई रेलेवेंस ही नहीं देगा, कोई फायदा ही नहीं होगा, कोई हमें पैटर्न ही एनालाइज नहीं कर सकते। तो DU का सारा क्रेडिट जाता है, मेरा कोई भी इसमें क्रेडिट नहीं है कि मैं जो है बहुत अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ, नहीं, DU वाले ही क्वेश्चन बस मैं लाके आपके सामने कर रहा हूँ। तो वही सारे क्वेश्चन हमने अपनी वीडियोस में कर रखे हैं, जो पुराना आप यहाँ पे देख सकते हैं। वीडियो जब देखेंगे ना, इसका प्रिंट देख लीजिए 2023 वाले का, और उन वाले क्वेश्चंस का प्रिंट देख लीजिए, अलग पता लग जाएगा नया क्या होता है, पुराना क्या होता है। तीनों सवाल डिस्कस्ड हैं। पिछले वाले में तो हाँ एक आध पार्ट ऐसा था जो आई थिंक हमने डिस्कस नहीं कर रखा था, देखें उसको भी। देखो इस वाले में हमने क्या क्या डिस्कस कर रखा है, ग्रेफाइट वाली बात कर रखी थी डिस्कस, बिल्कुल। देन इसके बाद डिस्कस कर रखी थी, ये कर रखी थी, ये कर रखी थी, ये थोड़ी सी बस सोल्यूबिलिटी वाला जो ये डिस्कस नहीं कर। हाँ ऑब्वियसली सोल्यूबिलिटी में मैंने ये बता दी थी कि हर बार हाइड्रेशन और लैटिस लाना है, तो ये भी लगभग आधा डिस्कस कर रखे, बट हाँ प्रॉपरली डिस्कस नहीं कर रखा था। तो ये ही एक चीज है जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं कर रखी थी, समझ रहे हैं आप बात? तो कितना जो है वो आसान हमारे पास चीजें आती है रिपीटेड, अगर आपने PYQ वाली वीडियो देखी। नेक्स्ट, व्हाई मोस्ट लाइंस इन एलिगम डायग्राम स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट पता है क्या होता है, राइट पता है क्या होता है? तो लेफ्ट टू राइट जाने में मोस्ट लाइन एलिंगम डायग्राम की ऐसी की होती है, मुझे सब सच सच बताइए। डेल्टा जी का फॉर्मूला सभी को याद है सर? बिल्कुल याद है, कैसे भूल सकते हैं। तो जरा इसको थोड़ा सलीके से लिखूं मैं, तो यहाँ पे मैं माइनस डेल्टा एस और टी लिख देता हूँ। तो ये मेरा बन गया क्या सर, आपका ये बन गया है y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। तो आपका जो स्लोप है उसकी वैल्यू माइनस ऑफ डेल्टा एस आ रही है, यानी बोलिए सुन, यस सर आ रही है। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है आपको जो स्लोप है वो ऊपर जा रहा है, तो मतलब इट हैज टू बी पॉजिटिव। अगर आपके साथ ये चीज नेगेटिव में है तो डेल्टा एस का साइन क्या होना चाहिए सर, डेल्टा एस हैज टू बी नेगेटिव। तो डेल्टा एस अगर नेगेटिव होगी मतलब एंट्रोपी अगर डिक्रीज हुई तो स्लोप पॉजिटिव होगा, यानी बोलिए सुन लो, यस सर होगा। अब आइए इसकी बात करते हैं। मैक्सिमम केस में क्या होता है, मेटल है, ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करता है और कुछ मेटल ऑक्साइड बना लेता है, ऐसा ही होता है मैक्सिमम केसेस में। हाँ सर ऐसा ही होता है, ठीक है। नाउ और मेटल ऑक्साइड जनरली सॉलिड होती है। अब देखिए ध्यान से, एंट्रोपी बढ़ना या घटना कैसे डिनोट होता है सर, रैंडमनेस। रिएक्टेंट साइड में मुझे बताइए क्या है सर, रिएक्टेंट साइड में एक मेटल सॉलिड है, एक गैस है। तो मुझे बताइए नंबर ऑफ गैसियस मोल्स डेल्टा एनजी की अगर मैं बात करूं, वो रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 1। मुझे बताइए प्रोडक्ट साइड में कितने हैं सर, प्रोडक्ट साइड में कोई गैस नहीं, तो डेल्टा एनजी को मैं बोल सकता हूँ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट।
तो डेल्टा एन जी की वैल्यू मुझे बताइए, नेगेटिव है पॉजिटिव। सर नंबर ऑफ गैसियस मोल जो है वो डिक्रीज हुआ। अगर नंबर ऑफ गैसियस मोल डिक्रीज हुए तो एंट्रोपी सर डिक्रीज होगी। एंट्रोपी डिक्रीज होने का मतलब डेल्टा एस नेगेटिव। डेल्टा एस नेगेटिव होने का मतलब स्लोप पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब स्लोप अपवर्ड। खत्म। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कोई क्या कुछ ज्यादा सोचना है इसमें नो सर। तो बस इसी तरीके से करना है। यही हमने बेसिक पूरा लेक्चर में पढ़ा है ये चीज, मतलब पीवाईक्यू वाली वीडियोस में पढ़ी है, हर जगह पढ़ रखी है इस बार तो, मतलब बहुत सारे सवाल आपके और भी ज्यादा सवाल बनेंगे क्योंकि इस बार वन शॉट भी अपलोड करें ना, तो वो भी जाके देखिए यार, देखते रहिए पढ़ते रहिए, मतलब क्या ही करेंगे बिना पढ़े एग्जाम देके। तो पढ़ के जाइए एग्जाम देने जब इतना सारा कंटेंट अपलोडेड है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन लाइन क्रॉसेस डेल्टा जी इक्वल टू जीरो। तो आप सभी को पता होगा एलिंगम डायग्राम जो होता है वो आपको नेगेटिव चीज दिखाता है। ये देख लिए, अच्छा यहाँ पे ले गया हूँ देखो एग्जैक्ट सवाल सेम, मतलब यहाँ पे इसकी वो देखिए कंडीशन इस वाले की, और ये अब ये मैं कोई प्रिंट वगैरह अपनी तरफ से अलग अलग फॉन्ट में थोड़ी करूंगा बैठ के भाई। पुराना सवाल है, ये नया सवाल है, आपको अलग ही वो लग रहा है प्रिंट से, उन्होंने टाइपिंग वाइपिंग में करा होगा जो करा होगा, हम क्या करें। एग्जैक्टली सेम लिख रखा है इन्होंने देखो। हाँ देखो एग्जैक्ट सेम सवाल आया था कभी तो। अब ये आप देख रहे हैं जो एक्चुअल डायग्राम है हमारा एनसीईआरटी का, डेल्टा जी टेम्परेचर का, और आप देख सकते हैं नेगेटिव। नाउ डेल्टा जी नेगेटिव होने का मतलब क्या है सर, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी पॉजिटिव होने का मतलब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। सब मानते हैं इस बात को। अब वो बोल रहे हैं कि अगर लाइन ने क्रॉस कर दी डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो वाली, तब व्हाट विल हैपन। तो जैसे ही मैंने समझाया था कि इसको मैं, ये जो लाइन है इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, ये ऊपर गई, ये ऊपर गई, ये ऊपर गई। अब जैसे ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आई, तो सबसे पहली चीज हमें पता होनी चाहिए, एज समथिंग रीचेस टू डेल्टा जी इक्वल टू जीरो आपका इक्विलिब्रियम आ जाएगा। क्या है बात, सब मानते हैं, सब मानते ही है, होता ही है ऐसा, मानने की क्या बात है, हमें मानना ही पड़ेगा, पढ़ाई थर्मोडायनेमिक्स इसलिए। ठीक है दूसरी चीज, अब जैसे ही डेल्टा जी से ये लाइन ऊपर की तरफ क्रॉस हुई, क्या ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज होती है, हाँ सर पढ़ा हमने ग्राफ वगैरह में, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पता है, तो ऊपर पॉजिटिव है। तो एज डेल्टा जी रीचेस टुवर्ड्स a positive value, then what will happen, then what about the spontaneity of the reaction। सर स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या सबको मानते हैं। मतलब क्या है इसका कि हाइट इस टेम्परेचर, इसको इस पॉइंट को देखिए, ये पॉइंट समझा रहा हूँ, नहीं ये वाला समझा रहा हूँ। इस पर देखिए टेम्परेचर क्या है, 1800 1900 कुछ टेम्परेचर है, या 2000 जो भी होगा, कुछ लगभग इतना ही टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर है, लो सर हाई टेम्परेचर है, कॉपर ऑक्साइड है, इसको हमने बना लिया, बेहतरीन तरीके से बना लिया, हम खुश थे बनाते हुए, हम टेम्परेचर बढ़ा जा रहे हैं, हम इनकी रिएक्शन करा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा जा रहे हैं। मुझे बताइए क्या 200 केल्विन तक भी ये कॉपर ऑक्साइड बनती रहेगी, क्या ये कभी टूटेगी नहीं। हीट करने पर हमें पता है, जब हम एक्सट्रीम हीट कर रहे हैं, हम पागलों की तरह हीट करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, कुछ सोच भी नहीं रहे, अगर हम एक्सट्रीम हीट करेंगे तो बताइए मुझे कि क्या मेटल ऑक्साइड का डिसोसिएशन हो नहीं सकता। सर बिल्कुल हो सकता है, उनकी जो बॉन्डिंग है वो वीक होगी। भाई हीट करने का मतलब क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, पायरोलिसिस कर रहे हैं, आप समझ लीजिए हीट के थ्रू में एक टाइम पर टूट तो जाएगी। अब कब तक वो स्टेबल रहेगी हाई टेम्परेचर पर, तो यही होता है जैसे हम रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हमारी जो डेल्टा जी वाली लाइन है वो जीरो की तरफ जाती है, जाती है, जाती है, जाती है, और एकदम से जब वो जीरो की तरफ क्रॉस कर गई, तो उसका मतलब एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। कौन सी, चार कॉपर ऑक्सीजन मिलके Cu2O नहीं बना सकते, इस रिएक्शन का डेल्टा जी हो जाएगा आपका पॉजिटिव। ये एग्जांपल लिया है मैंने। अगर इसका डेल्टा जी पॉजिटिव, तो इसकी रिवर्स वाली रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव होगा, बोलिए ये सुनो। तो उसका मतलब क्या है कि Cu2 हो जाए, अब टूटने लगेगी इसमें, और उसका रीजन भी हमने कहीं ना कहीं बात कर ली कि मेटल ऑक्साइड इतने हाई टेम्परेचर पर भाई अनस्टेबल हो ही जाएगी, वो टूटने लगेगी, रिवर्स रिएक्शन विल गोइंग टू बिकम स्पॉन्टेनियस। क्या ऐसा चीज सबको समझ में आई, बोलिए यस सर समझ में आ गई। तो बहुत डिटेल में पहले भी बात कर रखी थी, अब भी बात कर ली, तो सेम आप एग्जाम्पल वगैरह लेके और समझा सकते हैं। हो गया, अब आते हैं आगे। केमिस्ट्री ऑफ लिथियम, भाई घर का छोटे बेटे की कहानी सभी लोग जानते हैं, समझाने की जरूरत नहीं है, नखरीला होता है, हर काम अपनी मर्जी से करता है, ज्यादा घर वालों की बात नहीं सुनता, यही चीज यहाँ पर करनी है। तो लिथियम साहब जो है हमारे पास, अच्छा क्यों होती है सबसे पहले, क्योंकि ये सबसे छोटे होते हैं, सबसे पहली बात, साइज सबसे ज्यादा इनका स्ट्रॉन्ग होता है, स्मॉल होता है। बाकी इनमें बात कर सकते हैं, इनमें मेटालिक कैरेक्टर कम होता है, और भी कुछ आप बताना चाहें तो बता सकते हैं कि भाई साइज छोटा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, ये दो तीन इनके नखरे होते हैं हमारे पास। तो यहाँ पर क्या करते हैं ये अपना, ये देखते हैं, इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर होता है एज कम्पेयर टू अदर मेटल्स। दूसरा ये हार्ड होते हैं, सॉफ्टनेस हमारी जो है वो डिक्रीज होती है। फिर ये सिर्फ और सिर्फ पर ऑक्साइड नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑक्साइड बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। फिर लेस बेसिक होते हैं। भाई बहुत सारी बातें आप इनकी बता सकते हैं, क्या क्या इन्होंने जो हरकतें कर रखी हैं। फिर ये दे कैन ओनली फॉर्म लिथियम नाइट्राइड। सो लिथियम इज द ओनली ग्रुप वन एलिमेंट विच फॉर्म्स लिथियम नाइट्राइड, कोई और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता ही नहीं। ठीक है, लिथियम रिएक्ट्स डिफरेंटली विद कार्बन टू फॉर्म एन आयनिक कार्बाइड। ठीक है, नन ऑफ द ग्रुप एलिमेंट बट ऑल रिएक्ट विद, ठीक है ये आ गया। तो लिथियम की क्या है, ग्रेट टेंडेंसी है टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, ये हमारे पास इसकी बात हो गई। देन ये सारी की सारी क्या है, इनसोल्यूबल है वाटर में। LiOH क्या है, स्पेरिंगली सोल्यूबल है हमारे पास उसमें, किसमें, ऑब्वियसली जो हमारे पास होता है वाटर में। ओके ये हो गया। देन और क्या बात कर सकते हैं यार, लिथियम का एक और चीज, हाँ
इसमें जो है कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है, लिथियम में कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है। एक और चीज बता सकते हैं, दैट्स व्हाई इट हैज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी एज कंपेयर टू इट्स अदर भाई बहन। मतलब भाई मान लेते हैं, चलो एलिमेंट्स है, मेटल्स है, मेटल्स को भाई बोल देते हैं। तो यहाँ पर जो है वो अपने भाइयों से इसमें जो है वो सबसे ज्यादा टेंडेंसी होती है क्या करे, कॉम्प्लेक्स बना। दूसरा लिथियम आयन है, ये सबसे ज्यादा हेवीली हाइड्रेटेड होता है, पता है ना, छोटा है घेर लो, ये होता है Li पॉजिटिव जो होता है, इसको वाटर मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा घेर लेते हैं, जिसकी वजह से इसकी कहीं ना कहीं आयनिक कंडक्टेंस जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट सेवरल जनरलाइजेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी फजांस रूल वाली बात हो गई। हाँ, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर इनका 4 हो सकता है क्योंकि एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ओनली एक एस और 3 पी इनके पास मौजूद होते हैं, 2D नाम की कोई चीज नहीं होती, बहुत डिटेल में बात कर रखी। इतना ही आई थिंक रखते हैं यार, और एग्जांपल वगैरह सब कुछ बता दिया। आप बता सकते हैं कि लिथियम बाइकार्बोनेट इज द ओनली विच इज एक्वस, मतलब आपको एक्वस फॉर्म में मिलेगा। ये बहुत सारी बात हमने कर रखी। देन वी हैव व्हाई इज व्हाइट फॉस्फोरस वेरी रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू रेड फॉस्फोरस। देन वी हैव टू टेल फॉस्फोरिक एसिड इज सिरपी एंड विस्कस। इसकी बात सिंपल सी कर लीजिएगा कि फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा दीजिएगा। क्या स्ट्रक्चर भी मुझे बनाना पड़ेगा यार, बना देता हूँ, कितने नालायक बच्चे हमारे, कहना स्ट्रक्चर भी बनाओ। ये एक और ले आइएगा क्या, फॉस्फोरिक एसिड ही, उसमें जो है वो कुछ इस तरीके से बना दीजिएगा। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा दीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, बाकी और मॉलिक्यूल्स में भी आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अब ये सबसे पहले आप इसको लिख देंगे, लिख दीजिएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गई, तो लिक्विड लिक्विड मॉलिक्यूल्स पास आ गए, पास आ गए तो विस्कोसिटी बढ़ गई, तो सिरपी और विस्कस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, व्हाइट फॉस्फोरस क्यों रिएक्टिव होता है, बिकॉज ऑफ यार इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है, इतना खतरनाक आपने इसमें एंगल स्ट्रेन पैदा कर रखा है, मौजूद होता है कि ये बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, रिएक्टिव हो जाता है। एंगल स्ट्रेन इसमें लगभग 60 डिग्री का हो जाता है। ये क्या होता है, क्योंकि एक तो सबसे पहली बात ये मोनोमर होता है, वेराज रेड जो है वो पॉलीमरिक होता है, उसका जो स्ट्रेन है वो कम होता है। स्ट्रेन मतलब यहाँ बॉन्ड देख सकते हैं ना, कैसी मुड़ी हुई बॉन्ड है, इस बॉन्ड की वजह से बहुत ज्यादा इसमें एंगल स्ट्रेन मौजूद होता है। 60 डिग्री एंगल होता है यहाँ पर। होना कितना चाहिए टेट्राहेड्रल में सर, 109 डिग्री लगभग, हाँ 108 पॉइंट या 109.5 होता है ना, हाँ लगभग इतना होना चाहिए। बस इतना खतरनाक आपको एंगल स्ट्रेन देखने को मिलता है, और इसको हम बोलते हैं कि आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग साइक्लो प्रोपेन से भी ज्यादा बोलते हैं ना इसका, हाँ मतलब ऐसे ही लगभग, नॉट नेसेसरली बस, हाँ काफी ज्यादा इसमें जो है वो एंगल स्ट्रेन देखने को मिलता है P4 में, जिसकी वजह से ये रिएक्टिव होता है। तो आप स्ट्रक्चर बना दीजिएगा दोनों के, बता दीजिएगा एंगल स्ट्रेन, बता दीजिएगा कि किस वजह से रिएक्टिव है, बिकॉज ऑफ द एंगल स्ट्रेन ओनली। ये 2-3 बातें आप बता दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि फिर आपका दूसरा पार्ट भी इन्होंने यही पूछा है। तो इसी तरह से आप पूरे आंसर को आराम से फ्रेम कर पाएंगे। तो आसान था, कोई डाउट इसमें नहीं है, एक्सप्लेन कर दिया पूरा डिटेल में दोनों चीज। थर्ड क्वेश्चन भी है, अगेन सारे सवाल डिस्कस कर रखे हैं वीडियोज में, थ्योरी में भी बता रखा है, और अब भी कर लेते हैं। एक्सप्लेन ब्रीफली द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ एल्कली मेटल्स विद स्पेशल रेफरेंस टू क्राउन ईथर्स एंड क्रिप्टोनेट्स। बहुत बार सेम क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्कस्ड ऑलरेडी है, अभी भी कर लेते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या बताना होता है, सबसे पहले तो ये बताते हैं यार कि एल्कली मेटल जो है ना, उनकी सबसे पहले तो भाई पहले ही आप सुन लीजिए, उनकी वीक टेंडेंसी होती है टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। क्यों होती है, क्योंकि हमें जो चाहिए स्मॉल साइज का एटम चाहिए, बट जनरली दे आर लार्ज। क्यों, क्योंकि वो कहाँ होते हैं, पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर। इन पर जो चार्ज होता है वो हाई होना चाहिए अगर इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी बढ़िया होती तो, बट इन पर क्या होता है, स्मॉल होता है, दैट इज सिर्फ और सिर्फ +1। जैसे Fe3+ वगैरह होगा, Cr3+ होगा, ये सारे लोग बढ़िया आपके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जैसे कि आप जानते हैं डी ब्लॉक के, इनका साइज भी जो है वो छोटा होता है, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में क्या होते हैं, थोड़ी सी लेफ्ट नहीं राइट साइड पर होता है। ठीक है, तो अब ये क्या, फिर हम पहले तो ये कहानी लिख देंगे, फिर हम बताएंगे कि यार नंबर ऑफ एक्वा कॉम्प्लेक्सेस इज फाउंड बाय आवर एल्कली मेटल्स। सबसे पहले हम बता देंगे लिथियम का, लिख देंगे, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 करना है, लिथियम पॉजिटिव होगा, एक्वा जो है वो न्यूट्रल होता है, तो कोई इसमें चार्ज की परेशानी नहीं होगी। सेम आप बताएंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही वाले कॉम्प्लेक्स ही सोडियम और पोटेशियम भी बनाते हैं, बट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले रुबिडियम बनाते हैं, तो आप चाहें तो एक कॉम्प्लेक्स ऐसा बना दीजिएगा। इतनी कहानी लिख दी। फिर आप बताएंगे कि ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड के साथ ये स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं भाई। ये सारे हम बोल सकते हैं हाँ अनस्टेबल हैं, वीक कॉम्प्लेक्सेस हैं, बट ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के साथ ये जो है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। जैसा कि हमने बहुत बार डिस्कस कर रखा है कि कोई भी Li होगा, लिथियम होगा, उसके साथ कोई एक बड़ा एटम होगा LiX, नॉट हेलोजन, क्लोरेट आयन, सल्फेट आयन, ये सब होते हैं, और उनके साथ फिर आपको जो है वो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन देखने को मिलेगी। 4 या 5 आपको कुछ ऐसे एटम्स इसको देखने को मिलेंगे, आगे बुक में दिख लेंगे। देन हम बात करेंगे कुछ जो कॉम्प्लेक्स जो चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं,
उनके साथ स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, क्योंकि उनमें मल्टीडेंडेट होते हैं, वो चिलेट बना देते हैं। आपको पता है चिलेशन से हमारे पास जो स्टेबिलिटी बढ़ती है, ये सभी को पता है। तो ये आप इस तरीके से 2-3-4 लाइनें लिख देंगे, अच्छे खासी बन गई यहाँ पर। अब यहाँ पर इसमें मैं बता दूं तो जैसे कि हाँ, ये एक चीज आप देख सकते हैं कि LiX.5 LiX.4 इस तरीके से आप लिख सकते हैं फॉर ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड के साथ। ट्राइफिनाइल नहीं, ट्राइफिनाइल और नहीं, हाँ ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड के साथ, ठीक है। ये आप बता सकते हैं। और आप एक्स बता सकते हैं लार्ज एनायन, जैसे कि ये हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे और बाकी जरूरी बात नहीं है इतनी करने की। नेक्स्ट, यहाँ पर आप चिलेटिंग लिगेंड्स के बारे में आप बता सकते हैं। चाहे तो सैलिसैल्डिहाइड का नाम लिख सकते हैं, बीटा डाइकीटोन्स का नाम लिख सकते हैं, चाहे तो, नहीं चाहे तो नहीं लिखिएगा। बाकी आप इतना ही बता दें बहुत है, क्योंकि अब हमें जो पढ़ना है वो बताना है क्राउन ईथर्स और क्रिप्टेंट्स की तरफ। तो क्राउन ईथर्स से अब आप कहानी शुरू करेंगे अपने आंसर की। तो आधा पेज आई थिंक इतना हो जाएगा पीछे वाले में। अब यहाँ से शुरू करेंगे, आधे से थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा वैसे। फिर आप इस पाएंगे बताएंगे कि क्राउन ईथर क्या होते हैं। वो एक साइक्लिक पॉली ईथर कंपाउंड्स हैं जिनमें मल्टीपल ईथर लिंकेजेस होते हैं। किस लिए जाने जाते हैं वो? नोन देयर एबिलिटी टू सिलेक्टिवली, ये सिलेक्टिवली बाइंड करते हैं मेटल आयन एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। फिर आप एक एग्जांपल लिख दीजिएगा। कैसे एग्जांपल लिखना है आपको बस इतना ध्यान रखना है, CH2 लगाना है, बीच में OO लगा दीजिए। CH2 लगाना है, बीच में OO लगा दीजिए। आप ऐसा करिएगा 8 CH2 टोटल, 8 CH2 या मैं बोलूं 4 CH2 लगा दीजिए, और यहीं पर 4 ऑक्सीजन आ जाएंगे, एक यहाँ फिर एक यहाँ, एक और CH2 फिर ऑक्सीजन, एक और CH2 फिर ऑक्सीजन, फिर ये आ गया आपका, ठीक है, समझ में आ गया? हाँ सर, इस तरीके से आप लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर इसको नाम लिखते कैसे हैं? 12 क्राउन 4 ईथर। ये जो है, ये वाला नंबर, बाद वाला नंबर, ये बताता है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ईथर के। ये बताता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द रिंग, मतलब नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ कार्बन। और जनरली ऐसा देखने को मिलेगा आपको, जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है उसका आप डबल कर देंगे, उसका आप डबल कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है डाइवेंजो 18 क्राउन 6, ये आपके पास आ गया है। क्या होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ऑक्सीजन जो है अपना लोन पे जो वो डोनेट कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है यहाँ पर, एंड ऑल, ये आपकी डोनेशन टेंडेंसी सभी को नजर आ रही। डाईसाइक्लोहेक्साइल 18 क्राउन 6 आप जैसे कि एक और देख सकते हैं, 18 क्राउन 6, ये सभी आपके सामने। बेंजो 12 क्राउन 4, ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं। इनका एक आध का स्ट्रक्चर चाहे तो बना दीजिएगा, वरना ये सबसे आसान वाला है, इसका बना दीजिएगा, इतना काफी है। और आई थिंक आप ये बता सकते हैं, हाँ, कि क्राउन 4 वाले साइक्लिक पॉलीथर जिसमें 4 ऑक्सीजन एटम्स है, वो सिलेक्टिव है फॉर सोडियम के लिए, सॉरी लिथियम के लिए। 5 वाला सिलेक्टिव है सोडियम के लिए, जिसमें क्या हो, 5 डोनर साइट हो, और 6 वाला प्रेफर करेगा उसके लिए। समवॉट अनयूजुअल कोऑर्डिनेशन नंबर 10 वाले भी आपको देखने को मिल सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे पोटेशियम के साथ। बट जनरली क्या होता है, क्या प्रेफर कौन करता है, ये ध्यान रखिएगा कि 4 वाला लिथियम के लिए, जैसे कि हमने बात कर रखी, ये है 4 वाला, ये किसको प्रेफर करेगा, ये लिथियम आपको प्रेफर करेगा, कहेगा यार मुझे Li पॉजिटिव से बात करनी है, क्योंकि ऑब्वियसली लिथियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से ज्यादा नहीं हो सकता। सोडियम कहाँ हो सकता है, तो सोडियम के लिए 5 वाला, पोटेशियम के लिए 6 वाला आप लिख सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आप बता सकते हैं क्राउन ईथर्स के बारे में, कि इनका एक बढ़िया काम है कि ये ऐड करते हैं किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को, किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को। सबसे पहली बात, लाइक डिसॉल्व लाइक होता है, हाँ। क्या कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक में सॉल्युबल हो सकता है? नो सर, बहुत ज्यादा मुश्किल है। बट अगर मुझे ऐसा करना है, मुझे जबरदस्ती किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक में सॉल्युबल कराना है, तब मैं ऐड करूंगा क्राउन ईथर। तो दे समटाइम्स गेट एडेड, कहां पर? दे समटाइम्स गेट एडेड हमारे पास टू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट टू मेक देम डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्ट्स लाइक पोटेशियम परमैंगनेट। इसका सवाल हमने देख रखा है, आप सभी लोगों ने अगर वीडियो में नहीं देखा तो जाके यार पुरानी वीडियोस देखिए, उसमें आपको जरूर मिलेगा इस ब्लॉक के PYQs। क्या होता है, क्योंकि वो आयनिक होती है तो ऑब्वियसली इनऑर्गेनिक जनरली आयनिक होती है ना, तो आयनिक वाले नॉन आयनिक में या कोवेलेंट में नहीं डिसॉल्व होंगे, तो मसले की बात है। तो मसला ये हल कैसे होता है, हम जो है वो ऐड कर देते हैं अपना ये दैट इज क्राउन ईथर, तो ये डिसॉल्व कर देता है किसको, उस इनऑर्गेनिक सॉल्ट को, बाय फॉर्मिंग इट्स कॉम्प्लेक्स। क्या है जी, समझ में? इतना ही हम लिख सकते हैं। अब क्रिप्टेंट्स के बारे में हम बात करेंगे, तो इनमें हम ये बता सकते हैं कि इसमें जो है एडिशनली नाइट्रोजन एटम होते हैं फॉर एक्स्ट्रा ब्रांचिंग एंड एडिशनल डोनर साइट। फॉर, ये क्या प्रोवाइड करता है? ब्रांचिंग एंड एक्स्ट्रा डोनर साइट्स in addition to oxygen atom to bond to the metal ion forming strong and selective complexes। ये आपका हो जाता है, ठीक है। तो क्रिप्टेट्स आपके ये होते हैं, क्या है, सिंथेटिक है, केज लाइक मॉलिक्यूल्स आपके सामने। तो अब इनकी और क्या बात कर सकते हैं कि क्रिप्टेट्स क्या होते हैं? 3 डायमेंशनल इक्विवेलेंट होते हैं किसके? क्राउन ईथर्स के। बट क्या कंटेन करते हैं? नाइट्रोजन एटम्स विच प्रोवाइड ब्रांचिंग एंड एक्ट एज एक्स्ट्रा डोनर साइट इन एडिशन टू द ऑक्सीजन एटम्स टू बॉन्ड टू द मेटल आयन। दे आर कॉल्ड क्रिप्टेट्स बिकॉज
दे रैप अराउंड एंड हाइड द कैटायन। तो इनको क्रिप्टेट्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये रैप कर जाते हैं किसके, कैटायन के, और उसी को हाइड कर देते हैं। एक एग्जांपल आपका क्रिप्टेट 222, उसका स्ट्रक्चर डिटेल में बात कर रखी थी, जैसे कि आप देख सकते हैं क्या से 2 करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 CH2 एक हो, CH2 एक हो, CH2 एक हो, तो यहाँ पे 2 2 2 2 के बाद एक ऑक्सीजन, 2 के बाद एक ऑक्सीजन, 2 के बाद एक नाइट्रोजन, 2 के बाद एक ऑक्सीजन, 2 के बाद एक ऑक्सीजन, 2 के बाद एक नाइट्रोजन, 2 के बाद एक ऑक्सीजन। इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो 3 लाइन है यहाँ पर, तो आपको 3 बनानी है क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकते हैं। तो इसका भी स्ट्रक्चर आप बना दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। बाकी बहुत ज्यादा इसको इलेक्ट्रा एक्सेस वगैरह इन सब की बात नहीं करेंगे, क्रिप्टाइड्स वगैरह की बात ज्यादा जरूरी नहीं। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है जो मैंने बताई, इतना लिखेंगे आंसर बढ़िया हो जाएगा। और क्या क्या करना है नेक्स्ट। हीटेड सल्फर को मेल्ट करा, मोबाइल लिक्विड बन गया। फर्दर हीट करा, विस्कोसिटी बढ़ गई, ठीक है। फर्दर हीट करा, विस्कोसिटी डिक्रीज हो गई। ये क्या मसला है भाई? मसला कुछ भी हो, डिस्कस बहुत बार कर रखा है हमने, मसला कैसा भी आ जाए डिस्कस हमने ऑलरेडी डिस्कस्ड है। तो आइए इस मसले को सुलझाते हैं। तो क्या होता है, आपने सल्फर को मेल्ट करा, सल्फर लिक्विड बन गया, अच्छी बात है। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, क्या होगा सर? आपने जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया कलर डार्क होगा, मतलब और ज्यादा मेल्टिंग शुरू होगी। सभी को स्ट्रक्चर पता है ना सल्फर का, एसिड होता है, हाँ सर एसिड होता है। जैसे ही आपका टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा, आपकी सल्फर की रिंग जो है वो ब्रेक होनी शुरू हो गई। अब क्या होगा, डाई रेडिकल्स फॉर्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डाई रेडिकल्स। डाई रेडिकल्स पता है ना क्या होता है? एस एस, दिस इज योर डाई रेडिकल फॉर्म होगा। ये आपका होमोलिटिक फिशन होता जाएगा, होता जाएगा, ठीक है। कब? 160 डिग्री सेल्सियस पर ये होगा। अब ये जो डाई रेडिकल बने, लाखों करोड़ों डाई रेडिकल आएंगे आपस में मिलके, बहुत लंबी चेन बना देंगे, बहुत लंबी चेन बना देंगे। तो क्या होगा, स्टार्टिंग में क्या हुआ, लिक्विड बना, हीट करा, हमारी जो है विस्कोसिटी जो है इंक्रीज होनी शुरू हो गई। क्यों हुई? हमारे अकॉर्डिंगली ये होना चाहिए था कि लिक्विड सल्फर जो है वो सॉलिड एक पत्थर टाइप होता है, मेल्ट करा तो लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। अब लिक्विड के बाद उसको जो है अगर हम फर्दर हीट करें तो वो गैस में तब्दील होने के लिए तैयारी करें ना, तो उसको गैस में तब्दील होना चाहिए लॉजिकली। मतलब उसमें जो है बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, वो दूर दूर होंगे, उनमें अट्रैक्शन कम होगी। बट ऐसा नहीं, अगर ऐसा होता तो मोबिलिटी बढ़ती, मोबिलिटी बढ़ती, विस्कोसिटी कम होती। पर विस्कोसिटी बढ़ने लगी क्योंकि ये जो डाई रेडिकल बने, पहले 8 सल्फर अटैच थे एक दूसरे से, अब यहाँ पे लाखों करोड़ों सल्फर एक दूसरे से अटैच हो गए, तो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हुई है, वीक सर स्ट्रॉन्ग हुई। तो यही जो डाई रेडिकल्स बनते हैं ये पॉलीमराइज हो जाते हैं और बहुत लंबी चेन्स अप टू मिलियन एटम्स बना लेते। क्या करता है, ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे जो है डिसकॉन्टिन्यूसली चेंज हो जाती है, डिसकॉन्टिन्यूसली चेंज हो जाती है। तो विस्कोसिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई शार्पली एंड कंटिन्यूज टू राइज अप टू 200 डिग्री सेल्सियस। तो विस्कोसिटी इंक्रीज हुई और कंटिन्यूसली राइज हुई कब तक, 200 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। और हाई टेम्परेचर पर क्या होता है, और फर्दर हमने जैसे ही और हाई टेम्परेचर करा तो ये जो आपकी बहुत लंबी चेन है, ये जो आपकी बहुत लंबी चेन है, ये फर्दर ब्रेक होने लगती है और शॉर्टर चेन्स और रिंग्स आपकी बनने लगती हैं। तो अगेन आपकी विस्कोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो सबसे पहले आपने जो सल्फर था सॉलिड था, उस सल्फर को सॉलिड को मेल्ट करा, लिक्विड बना दिया। अब ये जो लिक्विड है, यहाँ पर आपकी एसिड थी, यहाँ पर भी आप समझ लीजिए लगभग एसिड वगैरह आपकी जो है वो होगा। अब आपने फर्दर हीट करा तो यहाँ पे आपके S2 रेडिकल बहुत लंबे जो है वो बना लेंगे। तो आपका जो ईटा है, जिसको मैं विस्कोसिटी बोल रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वो यहाँ पे इंक्रीज होगा क्योंकि बहुत सारे सल्फर आपस में पास आ गए। यहाँ पे सिर्फ 8 सल्फर थे पास में, यहाँ पे बहुत सारे सल्फर आ गए। फिर आपने फर्दर हीट करा तो ये जो ये अब जो लंबी चेन है, ये जो आपकी लंबी चेन है, ये जो है वो शॉर्टर चेन बनने लगेंगी। ये जो है वो आपकी, अब जो आपकी लाखों करोड़ों एन तक यहाँ पे थे, अब ये हो सकता है आपकी 2 3 4 ऐसी 8 10 की या छोटी छोटी रिंग बनने लगे हैं, इस तरीके की कुछ भी बन सकता है। तो ये छोटी छोटी रिंग बनने लगेंगी। तो विस्कोसिटी क्या हुई, अब आपकी फर्दर थोड़ी कंट्रोल में आई, वो डिक्रीज हो गई, ये जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये बोला जाता है कि यार जब वेपर आपकी होगी 200 डिग्री पर तो आपको मोस्टली एसिड की रिंग बनेगी, बट 1-2% आपको H2 मिलेगा। पर 600 डिग्री पर मैक्सिमम आपको H2 मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। क्या ये चीज सभी को क्लियर हुई? और H2 जो है वो पैरामैग्नेटिक होती है, एक आप चीज लिख सकते हैं। क्या ये चीज सबको क्लियर हुई? हाँ सर ये आसान थी, आती भी थी, आपने बता दी, दोबारा से आ गई। अब हमें क्या बताना है, स्ट्रक्चर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट H2SO3 की याद कितनी बार डिस्कस कर रखी है वीडियोस में, वैसे भी अपनी और भी चीजों में, हर जगह ये चीज तो हमने डिस्कस कर ही रखी है। सो लेट अस हैव अ लुक। यहाँ पर बनाते हैं अपना H2SO3 बनाना। हाँ, तो सल्फर का है, मतलब सल्फर ही तो बनाना है, सल्फर H2SO3 बनाना है। तो OH एक लोन पर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो गया। चलो आगे बढ़े। क्लेथरेट कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस भाई बहुत डिस्कस कर रखे। क्या होता है, नोबल गैसेस जो है वो ट्रैप हो जाती हैं। सबसे पहले बताएंगे हम क्लेथरेट कंपाउंड्स क्या होता है। क्या होता है कि भाई कुछ कुछ हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं
उन कंपाउंड्स या उनके स्ट्रक्चर्स में या क्रिस्टल्स में हमारे पास जो छोटे छोटे इंटरस्टिशियल गैप्स होते हैं, उनमें अगर कोई भी गैस ट्रैप हो जाए तो वो जो है सबसे पहले ना तो कोवेलेंट ना आयनिक, किसी तरह की बॉन्डिंग नहीं बनाती, ठीक है, किसी तरह की बॉन्डिंग नहीं बनाती, तो कोई तरह की इंटरेक्शन नहीं होती। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं कि ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं क्लेथरेट कंपाउंड। जब गैस हमारी नोबल गैस हो जाए, जब जो ट्रैप्ड गैस है वो नोबल गैस हो जाए, तब हम बोलेंगे इसको क्लेथरेट कंपाउंड, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये आप देख सकते हैं ट्रैप इन कैविटीज में हो जाते हैं यहाँ पर। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमने सबसे अच्छा जो एग्जांपल लिया था दैट इज ऑफ 1,4 टाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। द हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू वो एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। केज लाइक स्ट्रक्चर में आपके पास आर्गन और क्रिप्टन, जेनॉन जैसी गैसेस फिट हो जाती हैं, जिसमें जो कैविटी है उसका डायमीटर आपको लगभग इतना दे रखा है, बीटा क्विनोल स्ट्रक्चर। नाउ जब इस क्लेथरेट को हम डिसॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड अरेंजमेंट है वो ब्रेक हो जाएगा और नोबल गैस आपकी आराम से एस्केप हो जाएगी। अदर गैसेस भी आपकी जो है क्लेथरेट बनाती हैं, जैसे कि SO2, H2S, ये सारे मीथेनॉल वगैरह ये बनाते हैं, एज वेल एज ये भी बनाती हैं। बट नाउ द पॉइंट इज, आपको मैंने अगेन समझाया था जो झीरियों का कंसेप्ट है, दरवाजों में अगर झीरी होती है उससे बहुत छोटी गैस ट्रैप हो जाती है। सेम हीलियम और नियोन दोनों जो है बहुत छोटे लोग हैं यार, इनका साइज इतना छोटा है कि दे कैन इवन गेट मूव आउटसाइड, दे कैन मूव आउटसाइड। कहाँ से? ये जो है हमारी जो क्लेथरेट्स का हमारे पास हीलियम और नियोन है, ये बाहर चली जाती हैं। कैसे? कहाँ से भाई? छोटे छोटे स्पेसेस में से, बहुत स्मॉल स्पेसेस में से। तो हीलियम और नियोन जो है वो क्लेथरेट इसीलिए ही नहीं बनाते क्योंकि उनका साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से वो इवन स्मॉल स्पेसिस में से भी जो है वो बाहर चली जाती हैं। तो जैसे क्लेथरेट डिसॉल्व हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डेड आपका ये सब बात कर ली, और हीलियम नियोन जो है वो दे आर, दीज गैसेस आर सो स्मॉल इनफ इन ऑर्डर सो दैट दे कैन गेट एस्केप फ्रॉम द कैविटीज। साथ में आप ये बता सकते हैं कि यार देखिए यहाँ पे इनका रेशियो दे रखा है कि 3 क्विनॉल और एक ट्रैप मॉलिक्यूल, क्या 3 ही बनाया मैंने भी? हाँ देखो, तो एक क्विनॉल, दूसरा क्विनॉल, तीसरा क्विनॉल लगभग हाइड्रोजन बॉन्ड करके एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। उस केज में आपको आर्गन मिलते हैं। सेम आइस का स्ट्रक्चर याद है सबको? आइस का भी स्ट्रक्चर हमारे पास होता है जिसमें हमें केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है, तो उसी तरीके का आप समझ लीजिए, उसमें जो बीच में जगह होती है वहां पर ऐसे हीलियम और नियोन नहीं आ सकती, इनके अलावा और गैसेस ट्रैप हो जाती हैं। तो ये था क्लेथरेट कंपाउंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 में आया, 2024 में भी आया था हमारे टाइम पे मतलब। तो अब आगे भी हो सकता है आ जाए, तो 2025 में भी हो सकता है आपको देखने को मिल सकता है। इस पर सवाल वैसे 2 साल लगातार आ गया, बट पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है रिपीट, कोई हो ऐसी बड़ी बात थोड़ी है, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेटलर्जी एंड जोन रिफाइनिंग। तो दो दो चीजों पर शॉर्ट नोट लिखना है 5 मार्क्स से। तो सबसे पहले हाइड्रोमेटलर्जी की बात करें, क्या होता है यार, सिंपल सा है बहुत ज्यादा। क्या है? सबसे पहले मेटल की रिडक्शन होती है, मेटल ऑक्साइड की नहीं, बेसिकली आप समझ लीजिए जनरली वी यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन, वी यूज इट फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एजी एंड एयू। इनकी एक्सट्रैक्शन के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो वी यूज इट फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एजी एंड एयू। नाउ इसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई भी ओर हो, जैसे कि आर्जेंटाइट ओर हो गई, सल्फाइड, बेसिकली एक सल्फाइड ओर होती है जनरली, इसकी हम रिएक्शन कराते हैं NaCN के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्योंकि हाइड्रोमेटलर्जी है। तो दिस इज द रिडक्शन विच इज हाइड्रोमेटलर्जिकल रिडक्शन इन विच वाटर ऑब्वियसली इज बीइंग यूज्ड। और क्या होता है, लेस रिएक्टिव मेटल को हम रिप्लेस करा देते हैं बाय मोर रिएक्टिव मेटल। ऑब्वियसली वाटर, ऑक्सीजन भी हम यहाँ पर साथ में लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको जो मेन चीज है वो ये मिल जाती है, एक आपको कॉम्प्लेक्स मिल जाता है AgCN का, ठीक है। नाउ आप क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करा देते हैं एक मोर रिएक्टिव मेटल या एक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ लाइक जिंक, एंड फाइनली यू विल गेट दिस Na2ZnCN4। और आपको जो Ag है या Au है, कुछ भी हो सकता है, वो अकेला पड़ा हुआ मिल जाएगा, उसका PPT मिल जाएगा। तो दैट्स हाउ यू कैन एक्सट्रैक्ट Ag एंड Au। इस प्रोसेस को आप ऑल्सो यू कैन से मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, इसको हम ये बोलते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार सवाल आया है, क्या पता इस बार भी आपको देखने को मिल जाए। क्या हुआ देख लीजिए यहाँ पर, मेटलर्जी किसकी, सिल्वर या गोल्ड की होती है। रिस्पेक्टिव मेटल इज लीच्ड, किससे हम लीच करते हैं, विद अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCN और KCN। एयर की प्रेजेंस में जो ऑक्सीजन सप्लाई करती है, जो मेटल है वो ऑब्टेन्ड कैसे हुआ, बाय रिप्लेसमेंट रिएक्शन। आप देख सकते हैं मेटल है या मेटल सल्फाइड है, साइनाइड से वाटर के प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ करा देते हैं क्या, रिएक्ट इसको, और आप सभी लोग देख सकते हैं आपको एक कॉम्प्लेक्स मिल जाता है। फिर उसकी रिएक्शन जिंक से करवाते हैं और आपको जिंक का कॉम्प्लेक्स मिल जाता है और आपको मेटल बाहर मिल जाता है। तो क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है,
हाइड्रोमेटलर्जिकल रिडक्शन है इस प्रोसेस का नाम। ये नाउ बात करें जोन रिफाइनिंग की, तो जोन रिफाइनिंग के नाम से ही पता लग रहा है, एक जोन होता है, उस जोन में हम कर रहे होते हैं रिफाइनिंग। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका एक मेटल का टुकड़ा आपके सामने है, ये आपका एक मेटल का टुकड़ा है जो आपके सामने है। क्या होता है यहाँ पर आपके पास ये एक हीटर है, इंडक्शन कॉइल हीटर, जो आप जिसको आप मूव कर रहे हैं। मेटल की रॉड है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस हीटर को एक प्लेस पर ले आएंगे यहाँ पर। ये इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि जो इम्प्योरिटीज हैं, जो अच्छा सबसे पहले हो क्या रहा है, हम मेटल प्योर मेटल को सॉरी इम्प्योर मेटल को प्योर करेंगे। ये एक रिफाइनिंग का प्रोसेस होता है जिसमें रिफाइनिंग क्या करते हैं, इम्प्योर मेटल को प्योर कर रहे हैं। होता क्या है इसमें कि हमारे पास जो मेटल की एक रॉड ली हमने, उस मेटल की रॉड को हम क्या करते हैं, वो सॉलिड होगी ऑब्वियसली। अब हम क्या करेंगे, उसको मेल्ट करेंगे, एक रीजन को मेल्ट करेंगे। अब जैसे ही हम मेल्ट करेंगे तो जो इम्प्योरिटीज हैं, एक उस प्रिंसिपल पर ये इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इम्प्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन द मेल्ट फॉर्म एज दैट ऑफ सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, बेसिकली इम्प्योरिटीज को पागल बनाते हैं। हीटर यहाँ रखा, ये हुआ मेल्ट हो गई, मेल्ट होनी शुरू हो गई, मेल्ट होनी शुरू हो गई, इतना रीजन मेल्ट हो गया। अब मैं हीटर को आगे ले जाऊंगा। अब जैसे हीटर को मैं आगे ले गया तो क्या पीछे वाले पार्ट नॉर्मल होना शुरू होगा, तो पीछे वाला सॉलिडिफाई होगा, आगे वाला पार्ट मेल्ट होगा। तो इम्प्योरिटी देखेगी, ओ भाई साहब ये तो आगे की तरफ चली गई मेल्ट पार्ट, तो इम्प्योरिटी है वो आगे की तरफ खिसक जाएगी। तो यहाँ पर आ गई अब इम्प्योरिटी, फिर यहाँ से आगे आएगी, फिर आगे आगे आगे, फिर हम उसको जो है वो कोने में एकदम इकट्ठा कर लेते हैं और बार बार ये प्रोसेस करते रहते हैं, हीटर चलाते रहते हैं रिपीटेड सेवरल टाइम्स। इस काम को हम करते रहते हैं और एंड में सारी इंप्योरिटीज को लाके एक्यूमुलेट कर देते हैं एंड एट द एंड हम इसको क्या करेंगे, इसको काट के फेंक देंगे इस पार्ट को, और हमें अल्ट्रा प्योर इसमें आपको मेटल मिलता है। तो जनरली वी यूज इट फॉर वेरी हाई प्योरिटी, और हम सेमीकंडक्टर्स के लिए बहुत ज्यादा इसको यूज करते हैं। तो इस चीज को आप आराम से लिख सकते हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले करानी है हमें हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF4, तो करा लेते हैं यार। तीनों की हमने जेनॉन फ्लोराइड में हर तरीके से हमने हाइड्रोलिसिस पढ़ी ही रखी है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे 6 मोल XeF4 के 12 मोल पानी के साथ हमें रिएक्शन करानी है। 2 मोल XeO3 मिलती है, 1 मोल आपको मिलेगी जेनॉन, सॉरी 1 मोल नहीं 4 मोल, साथ में 24 HF और 3 ऑक्सीजन आपको मिलती है। ये आपकी रिएक्शन। नाउ वी हैव टू हीट मैग्नीशियम नाइट्राइट। तो ये जैसे हम बात कर रखिए हीटिंग ऑफ नाइट्राइट्स में, हम लिथियम नाइट्राइट हुआ और बाकी सारे सेकंड ग्रुप के जो भी नाइट्राइट्स हैं उनको हम हीट करेंगे। सो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलती है एक तो मेटल ऑक्साइड, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, साथ में ऑक्सीजन गैस। इन ऑर्डर टू बैलेंस आई थिंक आई हैव टू पुट 2 हियर एंड यहाँ पर क्या लगाना होगा, हाफ। तो देखो एक बार बैलेंस है 4 और ये आ जाएगा आपका 5 और 6। ठीक है, 1 2, ठीक है, हो गया। नाउ फिक्स, अब इसकी रिएक्शन देखते हैं। देन वी हैव B2H6 की रिएक्शन। तो B2H6 जो है वो रिएक्ट करेगा H2 के साथ, सिंपल आपको देगा क्या, बोरिक एसिड। देन साथ में हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आई हैव टू पुट 2। तो यहाँ पर मुझे 2 लगाना होगा, तो B2H6 में यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया, और मुझे ऑब्वियसली वाटर को भी बैलेंस करना होगा, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पर भी आई हैव टू पुट 6 है। तो 6 और 6 12, और यहाँ कितने 6, तो आई थिंक 6 यहाँ पर लगाऊंगा। मेरी रिएक्शन बैलेंस हो गई, क्या नहीं बोलिए सुनो, हाँ लगभग वही होगी, बाकी बैलेंसिंग वाला पार्ट तो आप देख ही सकते हैं। नेक्स्ट SiH4 वाली जो रिएक्शन है, ये हमने अपने लेक्चर में भी डिस्कस कर रखी है, सो आप सभी लोग यहाँ से भी देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। हमारे पास Ag बनता है, Ag के साथ क्या बनता है, SiO2, साथ में नाइट्रिक एसिड आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सिंपल सी हमारी रिएक्शन हो गई। नाउ हमारी फाइनल जो रिएक्शन है दैट इज P4 की रिएक्शन हम करा रहे हैं HNO3 के साथ, दैट इज फॉस्फोरस की रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड हम करा रहे हैं। सो यहाँ पर क्या होता है, ये हमारी आप सोच सकते हैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, तो वैसे इतनी हमारे इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रहती, बट हाँ इसका जो मेन प्रोडक्ट है दैट इज योर नाइट्रिक एसिड। जब भी रिएक्ट करता है फॉस्फोरस के साथ तो वो आपको देगा, इसकी रिएक्शन प्रॉपरली लिख लेते हैं यहाँ पर, P4 प्लस HNO3 विल प्रोड्यूस सबसे पहले फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, साथ में पानी। ठीक है, सो यहाँ पर अब आप देख लीजिए, यहाँ पर 20 लगा लीजिए, यहाँ पर 4 लगा लीजिए, ये 20 और ये आपका 4 आ गया। तो ये आप देख सकते हैं आपकी रिएक्शन। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, रिएक्शन हो गई, कोई डाउट इसमें हो सकता, तो रिएक्शन वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट अब आगे चलते हैं अपने इनर्ट पेयर इफेक्ट के थ्रू, जो आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा सिंपल सा है, बहुत बार बात कर रखी है। क्या होता है, रिलक्टेंस ऑफ s ऑर्बिटल इन बॉन्ड फॉर्मेशन, रिलक्टेंस ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड फॉर्मेशन। s ऑर्बिटल मना कर रहा है मुझे, आप मुझसे आप बॉन्ड मत बनवाओ, बात मान लो प्लीज, मत बनवाओ, मैं बॉन्ड नहीं बनाना चाहता।
ये आ गई आपकी सिंपल सी डेफिनेशन। अच्छा, क्या होता है इसकी और थोड़ी सी बात करें तो अगर जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रुप 13 की बात करूं तो ग्रुप 13 हो या ग्रुप 14 हो, हर किसी में S2 मतलब 2s के इलेक्ट्रॉन होते हैं। साथ में पी के हो सकते हैं, वो एक हो सकता है ग्रुप 13 होगा, ग्रुप 14 होगा तो दो हो सकते हैं, ग्रुप 15 होगा तो तीन हो सकते हैं। सो अब क्या होगा, अगर मैं ग्रुप 13 की ही बात करूं, आप ग्रुप 14 की खुद समझ लीजिएगा, मतलब बहुत आसान चीज है कि एस ऑर्बिटल अगर मना कर रहा है किसमें, बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे। सर बात सही है बिल्कुल। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हाँ सर, दोनों बातें सेम ही है। कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे? सर एक बनाएगा। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो सकती है? नो सर, अगर एक बनाएगा तो +1 हो सकती है। हाँ, तो सिर्फ और सिर्फ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे 13 ग्रुप के एलिमेंट, अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट इफेक्टिव है, मतलब वो इनर्ट पेयर इफेक्ट अगर अपने काम पर चला गया है तो वो यही होगा, जैसे कि थैलियम के केस में होता है। अब ऐसा क्यों होता है? एक चीज देखिए ध्यान से, अगर तीन बॉन्ड बनाने हैं, अगर तीन बॉन्ड बनाने तो आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तीन होने चाहिए। तो सबसे पहले अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड करना है तो कहीं ना कहीं एक्साइट करना है मुझे। हाँ सर करना है। क्या मुझे इसको एक्साइट करने में कुछ एनर्जी तो देनी पड़ेगी? हाँ सर, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये एनर्जी हमने दे दी, चलो सपोज कर लेते हैं हमने दे दी, या फिर सपोज नहीं करें, मान लेते हैं ये जो एनर्जी है ये 80 जूल की है, मुझे एनर्जी चाहिए 80 जूल इन ऑर्डर टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन। अब तीन बॉन्ड बने, अच्छा ये एनर्जी आएगी कहां से? दिस इज द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का भी देखते हैं। तो अगर यहाँ पर तीन बॉन्ड बन गए, अगर यहाँ पर हमारे जो है वो तीन बॉन्ड सॉरी तीन अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, मान लेते हैं हो गए, अब इसकी एनर्जी कहां से आएगी? तो ये एनर्जी आएगी जब जब तीन बॉन्ड बनेंगे, क्या उनमें से एनर्जी रिलीज होगी? सर बिल्कुल होगी। तो अगर बॉन्ड में से एनर्जी रिलीज हुई, बॉन्ड में से एनर्जी रिलीज हुई और वो एनर्जी ज्यादा हो गई पेयरिंग एनर्जी से, तो क्या आराम से पेयर अनपेयर अनपेयर हो जाएगा? अनपेयरिंग एनर्जी मतलब अनपेयर करने की जो एनर्जी है, जो मेरी क्या है 80 जूल है। अगर तीन बॉन्ड में मेरी 80 से ज्यादा हो सकता है, 90 जूल रिलीज हो जा सकता है, 100 रिलीज हो जाए, कुछ भी, अगर 80 या 80 भी हो जाए, 81 हो जाए, 82 हो जाए, अगर एनर्जी मेरी ज्यादा हो गई रिलीज, तब वो एनर्जी क्या यहाँ पर काम हो सकती है? हाँ सर। तो जो अनपेयरिंग करने के लिए एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी से अगर ज्यादा मेरी बॉन्ड बनाने में रिलीज हो गई एनर्जी तो काम होगी। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट में यही काम नहीं होता, तब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, खत्म। ये इसका आगे आपका पूरा जो आपको डिटेल में समझना है, जो इसका एग्जैक्ट वैल्यू के मोनोवैलेंसी जो है वो एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं। जो एस इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड रहते हैं, बॉन्डिंग में पार्ट नहीं करते। क्यों होता है? क्योंकि इफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू अनपेयर द इलेक्ट्रॉन एक्सीड्स द एनर्जी इन्वॉल्व व्हेन दे फॉर्म बॉन्ड, तो एनर्जी जो रिलीज होगी बॉन्ड बनाने में, अगर उससे ज्यादा अनपेयर करने के लिए एनर्जी चाहिए तो काम नहीं बन सकता, आप अनपेयर नहीं कर सकते। चुपचाप एक बॉन्ड से ही आप तमीज से आगे बढ़िए। क्या है बात, सभी को समझ में आई? ऐसा इसीलिए भी होता है क्योंकि यार जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, मुझे बताइए, साइज जैसे जैसे बढ़ रहा है तो बॉन्ड जनरली वीक होगा। हाँ सर, जनरली बॉन्ड जो है हमारे पास जो वीक होगा, तो बॉन्ड तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए। हाँ सर, अगर बॉन्ड तोड़ने के लिए सोच के बताइए कम एनर्जी चाहिए, तो बॉन्ड बनने के लिए भी तो क्या कम एनर्जी रिलीज होगी? हाँ सर, अनस्टेबल बॉन्ड बनना है तो कम ही एनर्जी रिलीज होगी, कम ही स्टेबिलिटी आएगी, यही याद। तो क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं क्लोराइड्स की बात करें, गैलियम क्लोराइड, इंडियम क्लोराइड, थैलियम क्लोराइड, तीनों की एनर्जी दे रखी है आपको, कौन सी? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, या बॉन्ड तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए इतनी ही लगभग रिलीज होती है। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, बॉन्ड एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड जो है वो वीक हो रहा है। अगर बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी कम चाहिए, ऑब्वियसली बॉन्ड बनाने में भी कम एनर्जी ही रिलीज हुई होगी। क्या ये चीज सबको डेप्थ में क्लियर हुई? द फील ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट इज दिस ओनली, जो हमने लेक्चर में बात कर रखी है, दोबारा बात करें। अच्छा, इतनी कहानी होगी। अब यार ये बताना है कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन नहीं। तो आइए जरा देखें। कार्बन जी, यही है ना? और ऑर्डर एक बार बताना मुझे, सुनो प्रभु, मतलब मैं भूल गया थोड़ा सा। ऑर्डर क्या होगा? पीबीसीएल, पीबी पहले आता है या एसएन? पीबी पहले आता है या एसएन? पीबी पहले आता है या एसएन? बताना जरा कोई यार। एसएन। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल्स फ्रॉम दिस। इनर्ट पेयर इफेक्ट ग्रुप 14 उस तक ही नहीं होता, 13 तक, ग्रुप 14 में भी होता है। SN2 पॉजिटिव क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। और PB2 पॉजिटिव जो है वो स्टेबल होते हैं। तो इसका मतलब PB2 पॉजिटिव जो है वो नीचे आती है। तो मैंने सही बनाई है, पीबी जो है वो नीचे आता है, नहीं सुनो, हाँ SN ऊपर आएगा। अब ठीक है, डाउन द ग्रुप आने में साइज ऑफ एटम बढ़ रहा है, साइज ऑफ एटम बढ़ रहा है, ध्यान से रिलेट करेगा। साइज ऑफ एटम अगर बढ़ रहा है, मुझे सोच के बताइए, बॉन्ड वीक बनाएगा स्ट्रॉन्ग? सर बॉन्ड वीक बनाएगा। अगर बॉन्ड वीक बनाएगा तो बॉन्ड एनर्जी कम, बॉन्ड एनर्जी कम तो ऑब्वियसली जो है वो अनपेयरिंग एनर्जी को वो एक्सीड नहीं कर पाएगी। तो जैसे जैसे नीचे आएंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट आपका डिक्रीज होता है। क्या ये बात सबको समझ में आई? हाँ सॉरी, इंक्रीज होता है बेसिकली इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट मतलब रिएक्शन नहीं हुई। तो पीबी जो है वो किस में रहना चाहेगा? सर 2 पॉजिटिव में रहना चाहेगा। और एसएन जो है वो 4 पॉजिटिव में रह सकता है, उसको कोई इतनी दिक्कत नहीं होगी जितनी पीबी को है। तो मुझे बताइए, अगर आपको किसी तरह से PB4 पॉजिटिव मिल गया तो क्या जाएगा यार? क्या आएगा भाई? मुझे तुम बस PB2 पॉजिटिव में कर दो किसी तरीके से, मुझे कुछ नहीं करना। तो वो
खुद क्या रिड्यूस होना चाहेगा सर, होना चाहेगा। अगर खुद रिड्यूस होगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा। तो कौन ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सर, PbCl4। समझ आया, बोलिए ये सुनो। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से नीचे आता है, नीचे आता है तो ज्यादा क्या होगी इसकी टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज अदर्स। ये चीज आपको सबको पता होनी चाहिए। बहुत डेप्थ में बात कर ली है अब, आई डोंट थिंक। और बाकी एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, अरे सही लिखा है ना मैंने। वैसे मेरे हिसाब से सही है, SN ऊपर आता है पीबी नीचे आता है, कभी कभी भूल जाते हैं तो इसको चेक कर लीजिएगा। अगर बाई चांस पीबी ऊपर है SN नीचे है तो आप ऑर्डर को उल्टा कर दीजिएगा, एक्सप्लेनेशन को भी आप थोड़ा सा बस डायरेक्शन में घुमा दीजिएगा। अमंग एल्कलाइन अर्थ मेटल्स एक्सेप्ट बेरिलियम, घर का छोटा बेटा है, ज्यादा बात नहीं करेंगे इसलिए बेरिलियम को साइड रखो। विच विल बी द सॉफ्टेस्ट मेटल एंड हैव द मोस्ट इनसॉल्युबल सल्फेट, गिव रीजन। सॉफ्टनेस की बात करते हैं। सॉफ्टनेस क्या होती है सर? सॉफ्टनेस को क्या मैं बोल सकता हूँ जितनी चीज हार्ड होगी उतनी क्लोज उसके मॉलिक्यूल्स होंगे, बोल सकता हूँ। जितनी सॉफ्ट होगी थोड़े थोड़े दूर। तो मुझे बताइए मेटालिक बॉन्डिंग, मुझे ये बताइए जो मेटालिक बॉन्डिंग नाम की चीज होती है जिसको मैं एम बॉन्डिंग लिख रहा हूँ वो क्या है सर? मेटालिक जो बॉन्डिंग है ना वो हमारी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द हार्डनेस। जितनी बढ़िया मेटालिक बॉन्डिंग क्या उतनी ज्यादा हार्डनेस होगी। अब मेटालिक बॉन्डिंग डिपेंड किस पर करती है? एक तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, जो सारे के सारे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में क्या होंगे, सेम होंगे। दूसरा साइज पर, तो साइज के जो है वो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जितना बड़ा साइज होगा, जितना बड़ा हमारे पास साइज होगा उतना मेटालिक बॉन्ड वीक होगा। तो एज डाउन द ग्रुप आने में, तो यहाँ पे लिख लें बेटा मांगे कन्या सुंदर वाजी। रेडियम में क्या आता है, आर होता है, RD होता है, यार आर होता है, पता नहीं, एक बार देख लीजिएगा रेडियम का। बाकी रेडियम हटा ही देते ना, क्या करते हैं, हटाओ, रेडियो एक्टिव है। डाउन द ग्रुप आने में साइज इंक्रीज, जैसे जैसे साइज इंक्रीज वैसे वैसे क्या होगा, मेटेलिक बॉन्डिंग जो होगी वो होगी वीक। अगर मेटेलिक बॉन्डिंग वीक हुई तो हार्डनेस कम, हार्डनेस कम तो सॉफ्टनेस इंक्रीज। बिकॉज आउटर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं न्यूक्लियस से। तो ये हमारी बात है सिंपल सा कि हमारे पास जो हार्ड मेटेलिक बॉन्ड है वो इस वजह से भी कहीं ना कहीं वीक होता है। तो सबसे ज्यादा वीकेस्ट मेटेलिक बॉन्डिंग किस में हुई सर? बेरियम में। अगर बेरियम में सबसे ज्यादा मेटेलिक बॉन्डिंग वीकनेस हुई तो ये क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट सॉफ्टेस्ट मेटल। क्या ये चीज सबको समझ में आई या नहीं? यस सर, आगे बढ़ते हैं। नाउ विच वन विल हैव द मोस्ट इनसॉल्युबल सल्फेट, ये हमें बताना है। तो इनसॉल्युबल सल्फेट किसका होगा वो अगर हम बात करें तो कर भी रखी है यार कि इन केस ऑफ सल्फेट दीज आर योर क्या है, पॉली एटॉमिक। तो वैसे ये तो हम थर्मल स्टेबिलिटी में बात करते हैं, बट हाँ यहाँ पर हमने बात कर रखी है मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट, देन बेरियम सल्फेट हमने बात करी थी। इन केस ऑफ सोल्यूबिलिटी ऑफ सल्फेट, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आते हैं लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज होगी क्योंकि साइज बढ़ रहा है, हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज होगी क्योंकि क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। बट यहां पर क्या होता है, डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर। स्टीपली जो ज्यादा डिक्रीज होता है दैट इज डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर एज कंपेयर टू ऑब्वियसली लैटिस एनर्जी। तो डिफरेंस अगर हाइड्रेशन और लैटिस में बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, तो सर आपकी जो है वो सोल्यूबिलिटी विल डिक्रीज। डिटेल में क्या ये बात कर रखी है सारी या नहीं? हाँ सर, ये तो हमने बेसिक ऑफ उसमें ही देखा था सोल्यूबिलिटी में। तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी, विच वन इज गोइंग टू बी द मोस्ट इनसॉल्युबल, बेरियम सल्फेट। तो बेरियम साहब ही है जिसका सल्फेट सबसे ज्यादा इनसॉल्युबल है, जिसका मेटल या जो खुद सबसे ज्यादा सॉफ्ट है। जिसका मेटल क्या मतलब, बेरियम खुद ही मेटल है, उसका कहां से मेटल आएगा? सबको समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? नो सर नहीं है, जब आपने समझाया इतना बढ़िया। हाँ यार ये हुई ना बात, ये बस ये सुनना था मुझे। ठीक है आगे बढ़ते हैं। डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन डाइकोरेट। स्ट्रक्चर की बात करें, बॉन्डिंग की बात करें, कर रखी है, कर भी लेते। तो क्या होता है, बोरॉन जो है वो बेचारा BH3 होता है। हाँ सर सॉरी, बोरॉन सर BH3 है सर, बोरॉन खाली बोरॉन होता है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 होती है। अगर इसको 3 बॉन्ड बनाने हैं तो ये 2s1 और 2p2 कर लेता है। क्या ये चीज सबको पता है? अगर इसने किसी भी इंसान के साथ 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाए तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 1 2 3 4 5 सर, इसके बाद 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये गरीब हमेशा जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा। तो ये क्या है, बेचारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना। इसी वजह से ये कोशिश करता है कि यार चलो मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हूँ, कुछ और करके कोशिश करता हूँ। बट ये कुछ नहीं कर पाता क्योंकि एक तो जो हाइड्रोजन है उसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। तो लोन पेयर नहीं है तो वो बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती कि बेचारे का इसका ऑक्टेट किसी तरीके से फुलफिल करा दें। हाँ सर, परेशानी की बात है। तो ये तभी हमारे पास कहीं ना कहीं ये जो है वो डाइमर बनाने की कोशिश करता है। तो उसमें भी इसके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि यार इसके पास ना लोन पेयर है, किसी ना किसी एटम के पास लोन पेयर है। तो ये बेचारा एक आध इलेक्ट्रॉन से ही मदद लेता है। तो क्या होता है यहाँ पर, BH3 हमें सभी को पता है क्या स्ट्रक्चर होता है। जो दो टर्मिनल वाले बोरॉन, ये होते हैं दो टर्मिनल बोरॉन।
और एक हो गया बीच में ब्रिजिंग वाला। अभी मैं BH3 से बता रहा हूँ। ये सिंपल आपके जैसे कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ना, वैसे एक कोवेलेंट बॉन्ड, एक कोवेलेंट बॉन्ड, एक कोवेलेंट बॉन्ड, एक कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। इस बोरॉन के पास क्या बचा है सर? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा है, एक ऑर्बिटल बचा है। अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का लेगा। अब ये दोनों मिलके जाएंगे एक और BH3 के पास के भाई आना जरा, आप थोड़ी मदद कर सकते हो, आओ एक नए टाइप के बॉन्ड बनाते हैं, कुछ ट्राई कर रहे हैं हम, कुछ नया। आओ देखते हैं जिंदगी में कुछ नया इनोवेटिव करेंगे तभी तो कुछ आगे बढ़ पाएंगे। तो आइए कुछ इनोवेशन दिखाते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो, आप बोल रहे हो तो हाँ मुझे आपका आइडिया सही लगा, तो मैं आपकी टीम ज्वाइन करता हूँ एज अ को फाउंडर। तो ये दूसरा वाला BH3 जाएगा एज अ को फाउंडर, ये फाउंडर था भाई, इसके पास आइडिया। या इसने बोरॉन से कहा तुम जो है ना, मैं अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ अभी, तुम जरा अपना एम्प्टी ऑर्बिटल है ना तुम्हारे पास, दिखाना जरा अपना एम्प्टी ऑर्बिटल। उसने दिखाया, उसने कहा जरा बॉन्ड बनाते हैं। तो उसने कहा कि यार मेरा एक ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन मेरा, हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा, एक एम्प्टी ऑर्बिटल, तीन ऑर्बिटल है हमारे पास और दो इलेक्ट्रॉन है, आओ कुछ करके नया बॉन्ड बनाते हैं। तो इन तीनों ने मिलके, जिसको हम बोलते हैं, जिसमें तीन ऑर्बिटल यूज हुए हैं और दो इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, इन्होंने एक नया बॉन्ड बना दिया और जो बहुत ज्यादा इनका सक्सेसफुल रहा। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन्होंने बना दिया है। सेम इन्होंने क्या करा कि उसने बोला अच्छा देखो देखो ये बन गया ना, अब तुम ऐसा करो, तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, उसको हाइड्रोजन के से बात करो अपने वाले, और मेरा एक ऑर्बिटल ले लो, इसी तरीके का एक और बॉन्ड बनाते। तो यहाँ पे इन्होंने दूसरा वी बॉन्ड बना दिया, जिसको बनाना बॉन्ड बोलते हैं, या और भी इसका 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और एक आध नाम और होता था, मैं भूल गया शायद उसका नाम, शायद यही होता है बस। ये बॉन्ड बनाते हैं। तो दिस इज योर स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड। किस तरीके से बनता है डिटेल में हमने बात कर ली है। कौन सा कहाँ डब्बा था, खाली डब्बे की बात कर ली है, क्या क्या करा है, किस तरीके से करा है, लेमन लैंग्वेज में समझ लिया। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग बता दीजिएगा। टर्मिनल वाले हाइड्रोजन बता दीजिएगा, दो ब्रिजिंग हाइड्रोजन होते हैं वो बता दीजिएगा, हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिएगा, sp3 होती है। एंगल फेंगल की इतनी जरूरत नहीं होगी, आई डोंट थिंक बात करने की, ये आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट बताने हैं, जब इस डाइबोरेन को रिएक्शन हम करा रहे हैं अमोनिया से एट हाई और लो टेम्परेचर, एट हाई और लो टेम्परेचर। तो यहाँ पर हमने बहुत बार देख रखी है, लो टेम्परेचर पर यदि एक्सेस अमोनिया होगा तो ये बनेगा सिंपल सा B2H6.2 ऐसे सिंपल एक अडक्ट बन जाएगा। नाइट्रोजन जो है वो अपना लोन पेयर बस डोनेट कर देगा इसके डब्बे में। अगर एक्सेस लिया और हाई टेम्परेचर हुआ तब आपको मिलेगा बोरॉन नाइट्राइड। और अगर आपका रेशियो 2:1 का हुआ हाई टेम्परेचर पर, तब आपको बोराजीन मिल जाएगा, जिसको प्यार से इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं। समझ में आया या नहीं बोलिए यस और नो। यस सर समझ में आ गया, ठीक है। ये बात हो गई, हाँ सर हो गई। अब आगे बढ़े, बढ़ नाउ वी हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ICl3 एंड बेसिक बेरिलियम एसिटेट। तो बेसिक बेरिलियम नाइट्रेट, बेसिक बेरिलियम एसिटेट फेमस बंदे हैं। ICl3 का स्ट्रक्चर सभी को पता होना चाहिए कि ICl3 में आप देख सकते हैं 3 क्लोरीन है। 3 क्लोरीन के बाद मुझे बताओ कितने लोन पेयर बचेंगे आयोडीन में? सर 2 बचेंगे। 3 और 2 5। तो इसको कहीं ना कहीं हमारे पास जो है 5 वाली ज्योमेट्री बन रही है, दैट इज स्क्वायर पिरामिडल नहीं, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागोनल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, या क्या बोल रहे हो तुम? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री होती है। तो क्या होगा, एक ऐसे 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 Cl Cl यहाँ पर लग जाएंगे। लोन पेयर जो है वो हमारा आप सभी को पता होगा इक्वेटोरियल पर ही रहता है, एक्सियल पर नहीं जाता। बात कर रखी थी हमने बेंट रूल में, सेमेस्टर 1 में, केमिकल बॉन्डिंग वाले पार्ट में, ठीक है। ये हो गई बात, हाँ सर हो गई। तो ICl3 आपको यहाँ होगी, तो स्ट्रक्चर बना दिया, और क्या करना है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, समझा दीजिएगा कि लोन पेयर जो है वो यही क्यों है। लोन पेयर यही क्यों है, क्योंकि ये क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन। और बेंट रूल के अकॉर्डिंग एट इक्वेटोरियल हमारे पास जो है S कैरेक्टर ज्यादा होता है ना, S कैरेक्टर ज्यादा होता है या कम होता है, एक बार ध्यान रखिएगा। S कैरेक्टर आई थिंक ज्यादा होता है, S कैरेक्टर जो है यहाँ पर ज्यादा होता है। तो लोन पेयर विल ऑक्यूपाई दैट पोजीशन वेयर S कैरेक्टर इज मोर। और एक्सियल वाले में एक्स कैरेक्टर 0 होता है, cos थीटा 0 ऐसा माइनस माइनस, हाँ तो cos 90 0, हाँ ठीक है ठीक है। तो ये हमारे पास होता है, तो आप इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर देंगे इजीली। नेक्स्ट बेसिक बेरिलियम एसिटेट की अगर हम बात करें, क्या होता है बेसिक बेरिलियम एसिटेट का, आइए बॉन्डिंग वगैरह सब समझते हैं क्या होगा इसमें, बहुत ध्यान से समझिए। बीच में बनाया है ऑक्सीजन एटम, बीच में बनाया है ऑक्सीजन एटम। अच्छा फॉर्मूला सबसे पहले देखते जाओ यार, Be4 एक ऑक्सीजन 6 एसिटेट, Be4 एक ऑक्सीजन 6 एसिटेट। तो बीच में ऑक्सीजन है, चारों ओर आप लगा दीजिए बेरिलियम साहब को, बेरिलियम 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 बेरिलियम। एक से बॉन्डिंग समझा देता हूँ, बाकी आप खुद ही कर लिएगा। तो आपका है CH3CO नेगेटिव है ना, तो है आपका CH3, या फिर बेटर रहेगा देखो, एक आप इधर बना दीजिए CO इधर, CO नेगेटिव इधर, और ये CH3 सब में आप ऐसे बना दीजिए। अब एक चीज ध्यान से देखिए, इस बेरिलियम की बात करिए, O नेगेटिव है, क्या इलेक्ट्रॉन एक्सेस है इसके पास? एक, हाँ। बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर? 2 होते हैं। तो बेरिलियम क्या करेगा ना, इसके साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। सबसे पहले चुपचाप बात सुनिएगा, इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया इस बेरिलियम। अब ये ऑक्सीजन कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं? सबसे पहले बताइए मुझे, नहीं सर नहीं बना सकते। तो ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, यहीं पर लो। अब इसकी तरफ जो है ये वाला लगा दो,
इधर ये, अब ये वाला बेरिलियम इसने एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, अब ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो दो कोवलेंट, सॉरी एक कोवलेंट एक कोऑर्डिनेट हो गया। सिमिलरली यहाँ पर जो होगा बेरिलियम, इस वाला ये वाला जो बेरिलियम है ये इधर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो अब इधर देखिए, यहाँ पर आगे देखिए, अभी क्या बात कर, मैंने इतना समझा दिया ना, अब इतना समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर मैं इसको लेके आऊँ थोड़ा डेप्थ में। बेरिलियम को देखिए, ओ नेगेटिव वाला था, कोवलेंट बॉन्ड बनाया, इसने बनाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। फिर यहाँ पर सेम हो गया। अब यहाँ पे दो बीच में आपको दिख रहे हैं, ये बीच वाले, अब इसको पकड़िए, ये बीच में मैंने लगाया CH3CO नेगेटिव, ये क्या कर रहा है, एक इसी वाले को देखिए, अभी आप सिर्फ इसी वाले को, इसको ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो मुझे बताइए कि अब बेरिलियम के कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो गए? हाँ सर हो गए। एक कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ से, एक कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ से, कितने कोवेलेंट बनवाओगे भाई? दो ही तो बनवा सकते हो, और बनवा सकते हैं कोई तो मुझे बता देना कमेंट में कि अगर कोई दो से ज्यादा बेरिलियम के कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, कहीं से इसके इलेक्ट्रॉन ला के दे सकता है, तो यार मतलब आप बहुत बड़े महान हो, आपको तो पेपर बनाना चाहिए, आप यहाँ पे पढ़ क्या रहे। तो आप अगर पढ़ ले हो तो आप मतलब देखो चुपचाप। तो आपने दो कोवेलेंट बॉन्ड बना दी। अब क्योंकि बेरिलियम के पास की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 ही होती है ना, हाँ 2s2, तो ये 2s1 और 2p1 होगा क्योंकि अनपेयर्ड होगा इलेक्ट्रॉन। दो बन गए कोवेलेंट बॉन्ड। कितने डब्बे खाली? दो। कितने कोऑर्डिनेट आ सकते हैं? दो, क्योंकि बेरिलियम का लिमिटेशन क्या है कि यार ये सिर्फ और सिर्फ वही शो कर सकता है, दैट इज योर आपका ये दो ही, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल, दो ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही पॉसिबल। तो यहाँ एग्जैक्टली जो ऑक्सीजन है वो आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे रहा होता है, बीच वाला ऑक्सीजन इसको। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कहां से कोऑर्डिनेट कितने कोवेलेंट आपके बनेंगे। और एक और चीज, सबको समझ में आया ओ नेगेटिव का लॉजिक? क्योंकि ओ नेगेटिव का मतलब क्या है, ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास अगर 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो ऑक्टेट पूरा कर ले, तो दैट्स व्हाई वो कोवेलेंट बना रहा है। वेरएज यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ना भाई, इसके पास पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हैं, बस ये कोवेलेंट डोनेट कर रहा है, तो उसका कोई ऑक्टेट में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको बनाना था, इसी तरीके से मैंने समझाया था कहाँ कोवेलेंट कहाँ कोऑर्डिनेट करना है, किस तरीके से बेरिलियम का ध्यान रखना है कि दो कोवेलेंट और दो ही कोऑर्डिनेट हो। और ये जो ऑक्सीजन आप देखेंगे यार, ये ऑक्सीजन 4 बॉन्ड कैसे बना रहा है, तो ये ऐसे बना रहा है कि दो इसके कोवेलेंट बॉन्ड है, और क्योंकि दो लोन पेयर हैं तो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकते हैं, यानी बोलिए ऐसा। तो इस तरीके से समझाया था पूरी, और डेप्थ में, इससे भी ज्यादा डेप्थ में यार, मतलब इससे भी ज्यादा डेप्थ में लेक्चर में डिस्कस कर रखा है अपने, तो बहुत ज्यादा डेप्थ में बेसिक बेरिलियम एसिडेट नाम की चीज को डिस्कस कर रखा है। जाके जरूर देखिएगा, आपको जनरली क्या बुक्स में मिल जाएगा, ऐसे एसी लिख देंगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड दिखा देंगे, मतलब क्या है एसिडेट कैसे दो बॉन्ड बना लेगा, ऑक्सीजन 4 बॉन्ड कैसे बना लेगा, उसको जस्टिफाई तो करो भाई। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, स्ट्रक्चर में लाऊंगा कहीं से, बुक्स वगैरह में भी आपको ऐसे मिल जाएगा भाई, जस्टिफाई करो। तो जस्टिफिकेशन क्या ये है कि दो कोऑर्डिनेट दो कोवेलेंट, एसी में भी एक कोवेलेंट एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अब कोई कोई बेरिलियम भी यार यहाँ पे देख के लग रहा है कि यार चार चार कोवेलेंट बॉन्ड बेरिलियम कैसे बना रहा है, भाई बना ही नहीं सकता, उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। दो कोवेलेंट दो कोऑर्डिनेट, इस तरीके से चीजों को हमने समझा था, और डिटेल में लेक्चर में पूरा डिस्कस करा था। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, समझ के पूरा बनाया था हमने, और जिसको जो अभी देख रहा होगा उसकी रिवीजन हो गई, जिसने नहीं देखा यार मतलब थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा और समझना तो जाओ लेक्चर में जाके, अगर आप स्मार्ट होंगे तो अभी तक आप पूरा समझ चुके होंगे। नाउ वी हैव व्हाट आर इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, भाई डिटेल में डिस्कस कर रखा है। व्हाई आर दे मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू हेलोजन, डिटेल में डिस्कस कर रखा है, सवालों में भी और थ्योरी में भी। सेकंड वाला जो है उसको आई डोंट थिंक सवाल कोई अभी तक आया था, यही चालता है जो मेरे हिसाब से मुझे जो मिला है, वो पहली बार मिला था कि एमओटी स्ट्रक्चर बताओ XeF2 का। थ्योरी में डिस्कस्ड है, सवालों में भले ही ना हो क्योंकि आया नहीं होगा या मुझे मिला नहीं होगा, ये हो सकता है, दो ही कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन व्हेन आर का डिपोल, सवालों में थ्योरी में सब में डिस्कस है। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, नाम से ही पता लग रहा है, हेलोजन्स जो है जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं जिनको हम बोलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है सर, पहला पॉइंट समझ में आ गया। तो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, हम सबसे पहले इंटर हेलोजन पढ़ने ना, हाँ तो इंटर हेलोजन कंपाउंड जैसे कि आप देख सकते हैं, क्लोरीन है, सिंपल एक हेलोजन है, हेलोजन का मॉलिक्यूल है। ClF क्या होगा, वो आपका इंटर हेलोजन कंपाउंड होगा, जब बॉन्ड बने बिटवीन डिफरेंट हेलोजन एटम्स तब आपका कहलाएगा वो इंटर हेलोजन कंपाउंड। कितने टाइप के होते हैं आप देख सकते हैं, AX AX3 AX5 AX7 होते हैं। कैसे बनाए जाते हैं, डायरेक्ट रिएक्शन बिटवीन हेलोजन्स और बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन ऑन अ लोअर इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। इतना ज्यादा इसको मतलब समझने की अभी जरूरत नहीं है, इतना टाइम बस क्या ही लगाएंगे, वीडियोस में लगा रखा। नाउ प्रोडक्ट डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पर, जैसे कि आप देख सकते हैं ClF BrF, ये सारे आपको इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। करलेस वगैरह, इनकी इतनी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब क्या, अब क्या होता है और इनके बारे में क्या हम बात कर सकते हैं, एक इनकी चीज जो है रिएक्टिविटी वाली, क्या ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है क्या। सबसे पहले चीज, फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन एनी इंटर हेलोजन और एनी हेलोजन एज वेल, इज द मोस्ट रिएक्टिव। क्यों होता है सर, ये फ्लोरीन का जो साइज है वो तो एकदम सेम है, सो फ्लोरीन का जो साइज है एकदम सेम है, तो इसका मतलब बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग तो स्टेबल होना चाहिए, स्टेबल होगा तो रिएक्टिव कम होगा, ऐसा होना चाहिए था।
बट ऐसा नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन फ्लोरीन का जो बॉन्ड है वो आपको लग तो रहा है कि सेम साइज का है, ये बात होता ही है। इफ एफ एफ बॉन्ड जो है वो सिमिलर साइज है, छोटा एटम है भाई, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होनी चाहिए थी, बट यार स्ट्रॉन्ग छोटे होने से ये परेशानी हो जाती है कि ये आप भूल जाते हैं कि यहाँ पर लोन पेयर रिपल्जन भयंकर हो जाते हैं। जितना ये छोटा है ना उतनी ही इसमें लड़ाइयां हो जाती हैं, लोन पेयर रिपल्जन, जिसकी वजह से मुझे बताइए रिपल्जन बड़ी तो स्टेबिलिटी कम तो रिएक्टिविटी ज्यादा। सो दैट्स व्हाई दिस इज द मोस्ट रिएक्टिव। नाउ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हैं वो क्यों ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, अब आते हैं, क्योंकि क्लोरीन का साइज ठीक ठाक बड़ा है, डिसेंट है, दूर दूर लोन पेयर होंगे। ब्रोमीन ठीक ठाक डिसेंट दूर दूर है, आयोडीन बहुत दूर दूर होंगे, ठीक है। अब इंटर हेलोजेंस में क्या होता है हमारे पास, तो अब मुझे बताइए साइज क्या है इनमें, साइज डिफरेंस है कुछ? नो सर, इनमें कोई साइज डिफरेंस नहीं है, सेम साइज है। तो बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो रिएक्टिविटी कम होगी। बट ये जो हमारे पास इंटर हेलोजन कंपाउंड बॉन्ड है, इसमें हम दो तरीके से बोल सकते हैं। एक ये कि हमारे पास जो है वो यहाँ पर साइज डिफरेंस आ जाता है, जैसे ही साइज डिफरेंस आया तो हमारे पास बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती है या फिर बॉन्ड वीक हो जाता है साइज डिफरेंस आने से। एक चीज ये बोल सकते हैं सबसे पहले। दूसरी मुझे बताइए, हेलोजेंस इंटर हेलोजन में क्या सेम हेलोजन हो सकते हैं? नो सर, अलग अलग हेलोजन हो सकते हैं। अगर हेलोजेंस अलग अलग हैं तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अलग होगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनकी अलग अलग हुई, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनकी डिफरेंस हुई, तो क्या बॉन्ड में पोलैरिटी आ जाएगी? और मुझे बताइए क्या Cl2 में आप बोल सकते हैं ये बॉन्ड पोलर है? नो सर, नहीं बोल सकते, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। वेयर एज यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है इन केस ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड, तो बॉन्ड में पोलैरिटी आ जाती है, तो कहीं ना कहीं पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव का आपको जनरेशन होता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से एक और रिएक्टिविटी का फैक्टर आपके सामने आ जाएगा। क्या है चीज, सबको समझ आई? बोलिए यस और नो। यस सर, आ गई। तो यहाँ पर इंटेलिजेंट जो वो जनरली रिएक्टिव होते हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन की इंटेलिजेंट का जो बॉन्ड है वो वीकर होता है बिकॉज साइज डिफरेंस आ जाता है। पूरी डिटेल में आप लिखिएगा, ये एक लाइन मत लिखिएगा। आपने मेरा अगर लेक्चर देखा ना तो पूरी कहानी लिख दीजिएगा। दूसरा भी मैं आपको बता रहा हूँ जो बुक में नहीं लिखा हुआ रीजन के, ये भी एक रीजन हो सकता है आप सभी का, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। हम बढ़ते हैं आगे अब नेक्स्ट की तरफ, दैट इज डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ HCF2 यूजिंग MOT। तो MOT के थ्रू हमें स्ट्रक्चर इसका बताना है, एडवांटेजेस बताने। तो सबसे पहले VBT के एडवांटेज वगैरह ही बात कर लेते हैं कि क्या एडवांटेज है MOT का ओवर VBT। तो क्या होता है यार, जनरली HCF2 की जब आप बात करेंगे तो उसकी जरा हाइब्रिडाइजेशन देखिए। सर अगर उसकी हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन से पहले हम बात करें बॉन्डिंग, जेनॉन में कितने इलेक्ट्रॉन? सर 8 इलेक्ट्रॉन। 8 में से कितने बॉन्ड बनाएंगे? सर HCF2 है ना, तो आपको सिर्फ 2 चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन को आपने अनपेयर्ड कर दिया। क्या ये आपको दिखेगा ऐसा डायग्राम? हाँ सर, ऐसा ही दिखेगा। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो फ्लोरीन बॉन्ड बना सकते हैं। नाउ वी ऑल नो, सबसे पहले कितने लोन पेयर है? 3 लोन पेयर, और क्या आएंगे? 2 बॉन्ड पेयर। 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, 5 आ गया। तो 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू बी sp3d होगी या नहीं? हाँ सर होगी। तो मतलब एक S 3 P और एक D को आपस में मिक्स करना होगा इन ऑर्डर टू फॉर्म 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। नाउ द प्रॉब्लम इज, दो प्रॉब्लम है कि अगर आपको सबसे पहले डी ऑर्बिटल को अगर आपको डी ऑर्बिटल जो है अगर उसको आपको बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कराना है ना, तो आपको उसको क्लोज इनफ रखना होगा पी के। क्यों क्लोज इनफ रखना होगा? ताकि ऑब्वियसली एनर्जी जितनी हमारे पास पी के क्लोज होगा उतनी एनर्जी कम होगी डी की, जितनी एनर्जी कम हुई उतनी अच्छी तरीके से बॉन्डिंग बन जाएगी, उतनी अच्छी तरीके से, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन इज ऑल अबाउट मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑफ नियरली इक्वल एनर्जी, है ना। तो जितनी आप डी की एनर्जी को कम करेंगे उतनी वो पी के क्लोज आएगा, सब कॉमन सेंस मानते हैं। तो अगर हमारे पास एक जॉब ये है कि हमें जो इसकी एनर्जी कम करनी है, अब वो कैसे करते हैं? वो हमारे पास जनरली ऐसा देखने को मिलता है जब हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हो सेंट्रल एटम से, तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा सेंट्रल एटम से, उस पर नेट चार्ज पॉजिटिव जनरेट होने लगेगा, तो न्यूक्लियस पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ने लगेगा। तो अगर न्यूक्लियस पर आ रहा है फोर्स कि आप जो इलेक्ट्रॉन को जो है खींचो, क्योंकि आप पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो डी को वो अपनी तरफ थोड़ा बहुत क्लोज खींचने की कोशिश करेगा। बट क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 फ्लोरीन है, वो कितना खींच पाएंगे? ये एक क्वेश्चन की बात आ जाती है कि एक्सटेंट ऑफ डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन, ये वो ये कि कितना फ्लोरीन आपका डेल पॉजिटिव या फिर आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा पा रहे हैं। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बस द पॉइंट इज क्या, 2 फ्लोरीन इनफ रहेंगे इन ऑर्डर टू कॉन्ट्रैक्ट द साइज ऑफ डी ऑर्बिटल के साइज को कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, छोटा कर देंगे, पीछे की तरफ अट्रैक्ट कर देंगे। अगर कॉन्ट्रैक्शन बड़ी हुई तब वैलेंस बॉन्ड जो एक्सप्लेनेशन है वो सफिशिएंट रहेगा। बट अगेन द क्वेश्चन इज क्या 2 फ्लोरीन सफिशिएंट रहेंगे? पहला क्वेश्चन ये था कि 2 फ्लोरीन से क्या काम हो सकता है, तो आंसर इज एक्चुअली आई डोंट थिंक ये हो पाता है, क्योंकि HCF6 में ही आप देख पाते हैं ये होगा, HCF4 में भी नहीं हो रहा। अब सेकंड ऑब्जेक्शन ये है कि जो एक्चुअल आया डेटाबेस की मिक्सिंग कब होती है, जैसे हमने बात करी जब ऑर्बिटल्स की सिमिलर एनर्जी हो, बट 5D और जो 5P है इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है यार वो आता है 960 किलो जूल। तो now I am pretty much sure that 2 fluorine are not going to be sufficient enough.
तो 2 फ्लोरीन सफिशिएंट नहीं होंगे, आपके पास ज्यादा फ्लोरीन होंगे। जितने ज्यादा फ्लोरीन उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, उतना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाएंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का सेंट्रल एटम का। जितना ज्यादा सेंट्रल एटम का न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उतना ज्यादा वो अट्रैक्ट करेगा डी ऑर्बिटल को अपनी तरफ। तो डी ऑर्बिटल को जितना ज्यादा खींच पाएगा उतनी एनर्जी में डिफरेंस कम कर पाएगा और उतनी आराम से जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट कर पाएगा। तो यहाँ पर जो है वो दैट्स व्हाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं है। तो आप जो है इसकी 2-3 बातें मैंने बताई हैं। एक सबसे पहली बात क्या बताई, देखना यार मैं खुद भूल गया बता के, कि हमारे पास जो है सबसे पहले जो है वो 5D जो है उसकी एनर्जी हाई होती ही है। तो उसको अगर आपको कम कराना है तो आपको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चाहिए और मोर फ्लोरीन, मतलब मोर फ्लोरीन, ज्यादा फ्लोरीन की जरूरत है आपको। 2 फ्लोरीन से काम नहीं चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस क्या है आपका, लगभग लगभग कितना आ रहा था ये 960 किलो जूल पर। तो 960 किलो जूल पर बोल का डिफरेंस है, तो 2 फ्लोरीन आर नॉट इनफ, क्योंकि एनर्जी हमें जो है इक्वल चाहिए। पूरी कहानी समझा दी और डिटेल में समझा दी भाई मैंने, मजा आया होगा मेरे हिसाब से, अब बिल्कुल मजा आ रहा होगा, फील एकदम आया ना। हाँ ये हो ना बात। नेक्स्ट अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होता है। तो अब भाई क्या होगा, अब आता है हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5pz की हम ऑर्बिटल की मिक्सिंग करा रहे हैं, बेसिकली 2pz से, ठीक है। फॉर बॉन्डिंग टू अगर हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑर्बिटल्स की सेम सिमेट्री होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली pz वाला pz से ही ओवरलैप करेगा, pz वाला px से आप नहीं करवा सकते, इतना आपको पता होगा। नाउ क्या होगा यहाँ पर, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आप कंबाइन करा रहे हैं। कैसे सर 3, भाई एक जेनॉन का pz, फ्लोरीन का एक pz, क्योंकि 2 फ्लोरीन है तो दूसरे वाले का भी तो pz होगा, तो यहाँ पे 2 फ्लोरीन है, 2 pz आपके हो गए। तो 2 pz ऑर्बिटल है, 2pz बेसिकली जो है 2pz के 2 ऑर्बिटल, 5pz का एक ऑर्बिटल, कितने ऑर्बिटल कंबाइन होंगे 3। सर अगर 3 ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, ये तो मसले की बात है, हमने तो पढ़ा है एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, पता नहीं बताया होगा नहीं, बस मैंने लेक्चर में तो बता दिया था कि जब भी 3 ऑर्बिटल या जब भी ऑड नंबर ऑफ ऑर्बिटल कंबाइन करें तो आप क्या करिए, एक ऑर्बिटल को नॉन बॉन्डिंग बनाइए, बाकी के आधों को बॉन्डिंग, आधों को एंटी बॉन्डिंग। जब भी ऑड नंबर ऑफ ऑर्बिटल कंबाइन करें तो एक को नॉन बॉन्डिंग बना दीजिए, बाकी आधों को बॉन्डिंग, आधों को नॉन एंटी बॉन्डिंग, ये कर दीजिए, ठीक है सर। अब क्या होगा, तो बॉन्डिंग अगर होनी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग और एक नॉन बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगा। क्या होगा, सबसे हाई एनर्जी को ऑब्वियसली एंटी बॉन्डिंग होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल बॉन्डिंग होता है, फिर नॉन बॉन्डिंग होता है। तो हमारे पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या करेंगे, ऑब्वियसली बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आएंगे। सो दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग ऑल द 3 एटम्स। द रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन वो कहा जाएंगे, ऑब्वियसली नॉन बॉन्डिंग में जाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन है ना हमारे पास, तो अगर बॉन्डिंग भर गया तो ऑब्वियसली नॉन बॉन्डिंग में जाएंगे, एंटी में तो नहीं जाएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर इसकी ओवरलैपिंग होती है। आप चाहें तो देख सकते हैं कि अगर आपको एंटी बॉन्डिंग ओवरलैप करना है तो आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाइए, मतलब प्लस वाला माइनस से, माइनस वाला प्लस से आपको ओवरलैप कराइए। अगर आपको नॉन बॉन्डिंग दिखाना है तो एक प्लस और एक प्लस, एक प्लस और एक माइनस। अगर आपको बॉन्डिंग दिखाना है तो दोनों जो के वेव फंक्शन जो है वो सेम होने चाहिए, प्लस वाला प्लस से, माइनस वाला माइनस से। समझ आया, बोलिए ये सुनो। ऑर्बिटल डायग्राम देख लीजिए। अच्छा, जेनॉन ऊपर आएगा या फ्लोरीन, सर हमारे पास हमने देखा था जब भी हमने हेट्रो एटम्स की बात करें तो जेनॉन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो वो ऊपर आता है, उसका ऑर्बिटल ऊपर आएगा, और फ्लोरीन का नीचे आएगा। कराइए मिक्सिंग, आराम से इलेक्ट्रॉन बना दीजिए। समझ आया, बोलिए ये सुनना। आई डोंट थिंक इससे ज्यादा डिटेल में अब बात करने की जरूरत है, चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी सेकंड आगे। गिव डिटेल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन एंड व्हेन आर्कल डीबोर प्रोसेस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन सबको पता है, यस सर पता है। क्या होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में क्या होता है, हमें सबसे पहले मेटल ऑक्साइड को हम रिड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो मेटल ऑक्साइड है उसको रिड्यूस कर रहे हैं मेटल में। रिडक्शन उसी को ही बोलते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर में कम हो रहा है, किसके थ्रू, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। हम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रॉपर सेटअप लगाएंगे, वहां पर ही काम करेंगे। सर कार्बन से नहीं कर सकते, किसी हाई रिएक्टिव मेटल से नहीं कर सकते, बेटा अब मुझे बताओ, अगर ये मेटल ऑक्साइड है वो किसी हाईली रिएक्टिव मेटल की हुई तो कहां से लाओगे, और हाई रिएक्टिव। हाँ सर बात तो सही है। तो ये क्या होता है बेसिकली, जनरली दे आर वी यूज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन फॉर हाईली या फिर हाईली रिएक्टिव मेटल्स ऑक्साइड, जैसे कि एस ब्लॉक या एल्युमिनियम के लिए, ठीक है, तभी हम यूज कर रहे हैं। नाउ क्या होता है ये देखते हैं। सबसे पहले एल्युमिनियम ऑक्साइड है, हाँ क्या है, Al2O3, Al2O3 लेते हैं, उसका सॉल्यूशन लेंगे, मोल्टन स्टेट में लेंगे, उसको हमें जल्द से जल्द मेल्ट करना होता है। तो इन ऑर्डर टू मेल्ट, तो हमें जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम करना है। तो उसका अगर हमें मेल्टिंग पॉइंट कम करना है तो उसके लिए हम 2 चीज ऐड करते हैं, Na3AlF6 जिसको हम बोलते हैं क्रायोलाइट, एंड फ्लोरोस्पार दैट इज CF2। तो टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Al2O3 एंड ऑल्सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। ये 2-3 चीजें हो गई हमारे पास, ठीक है। नाउ और क्या देख सकते हैं हम, अब हमने क्या करा, कार्बन की रॉड्स, कार्बन की एनोड होती है, कार्बन की कैथोड होती है। कैथोड पर क्या रिएक्शन होती है, एल्युमिनियम जो है वो रिएक्ट अब Al3 प्लस सोल्यूशन में, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, Al बना लेगा। एनोड पर क्या हो रहा है, जो कार्बन है वो ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके CO और CO2 बनाता रहता है। तो क्या होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.5 kg कार्बन आपका लगता है
1 किलोग्राम एल्यूमिनियम बनाने के लिए, तो बढ़िया मजा है कि यार आधा किलो सिर्फ कार्बन लाओ और 1 किलोग्राम आप एल्यूमिनियम लेके जा रहे हैं, तो अच्छी बात है। और आप देख सकते हैं कि एनोड अगर कार्बन की है तो कार्बन जो वो डीके हो रही है, तो एनोड विल गेट डीके ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको टाइम टू टाइम इसको आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम यू हैव टू रिप्लेस दी एनोड। क्या चीज आपको समझ में, रीड कर लीजिएगा आराम से, इसको कर लीजिएगा। बढ़ते हैं वेन आर्कल डिबोर प्रोसेस की तरफ। तो यदि आपको वेन आर्कल डिबोर प्रोसेस समझाना है तो उससे पहले आप बता दीजिए वेपर फेज रिफाइनिंग होती क्या है। कि कोई भी मेटल है उसको आप कन्वर्ट करते हैं उसके वॉलेटाइल कंपाउंड में। अब एक मेटल है उसके साथ इंप्योरिटीज लगी हुई है, लेकिन अगर आप उसको किसी चीज से रिएक्ट करा दें तो सिर्फ मेटल रिएक्ट करेगा या इंप्योरिटी भी करेगा? सर ऑब्वियसली मेटल करेगा, मेटल की प्रॉपर्टी रिएक्ट करना। तो मेटल रिएक्ट करके एक वॉलेटाइल कंपाउंड बना दे। सर वॉलेटाइल मतलब ऐसा कंपाउंड जो उड़ जाए। अच्छा सर उससे आप, मैं बताऊं क्या करेंगे, आप जो है मेटल को रिएक्ट कराएंगे किसी चीज से और फिर आपका जो कंपाउंड है ना उसको उड़ा के कहीं और ले जाएंगे। बिल्कुल सही बेटा आपने बोला, तो उसको हम कलेक्ट कर लेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, जो वॉलेटाइल कंपाउंड है ना उसको हम इजीली ब्रेक कर लें जब हम कहीं और ले जाए ना जाके। ऐसा ना हो कि अब हम चाह रहे थे कि चलो हमने वोलेटाइल कंपाउंड बना दिया, अब हम लेके चले गए दूसरे कंटेनर में। अब हम कह रहे हैं आओ यार इसको तोड़ते हैं, हमने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, वो टूट के नहीं दे रहा। अब यार ये तो हमने और ज्यादा परेशानी कर लिया, जो हमारे पास इम्प्योर मेटल था हम उसी से काम चला लेते, हमने तो उसका कंपाउंड बना दिया। तो अब हम इसका क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। तो क्या होना चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि मेटल एक तो सबसे पहले आपका वॉलेटाइल कंपाउंड बनाए, ठीक है। दूसरा, ये जो कंपाउंड है इट शुड बी इजीली डिकम्पोजेबल। ये आपका होता है वेपर फेज रिफाइनिंग का प्रिंसिपल, सो दैट रिकवरी इज इजी। नाउ इसी बेस पर आपका है व्हेन आर्कल डिबोर प्रोसेस फॉर द रिफाइनिंग ऑफ जर्कोनियम एंड टाइटेनियम, इन विच व्हाट वी विल डू, वी विल रिएक्ट जर्कोनियम विद द आयोडीन इन ऑर्डर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स दैट इज ZrI4। सो व्हाट एग्जैक्टली गोइंग टू हैपन आफ्टर this ZrI4 is can be decomposed on a tungsten filament at this particular temperature, so we can रिकवर आर जर्कोनियम और टाइटेनियम एज। जर्कोनियम की भी रिएक्शन लिख दीजिएगा, टाइटेनियम की भी रिएक्शन लिख दीजिएगा, आराम से सवाल आपके सामने हो जाएगा। नाउ आखिरी के एक दो सवाल बचे हैं, थोड़ा जल्दी निपटाते हैं। एक्सप्लेन करना है आपको एलिंगम डायग्राम के थ्रू क्या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो है वो, इसमें आपको कोई रिडक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। मैं अगर आपको एलिंगम डायग्राम दिखाऊं तो आप एलिंगम डायग्राम में ये दिखा सकते हैं कि जरूर Hg और Hg जो O है, अगर आपको Hg से HgO बना रहे हैं, Hg से आप O2 रिएक्ट करके HgO बना रहे हैं, तो ये जरूर इस रिएक्शन का जो डेल्टा जी है वो पॉजिटिव होगा, तभी ऐसा हो रहा है। और इसमें रिडक्शन की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन का डेल्टा जी पॉजिटिव तो मेटल ऑक्साइड के डिकम्पोज होने का डेल्टा जी नेगेटिव, खत्म। ये आप बता सकते हैं, सिंपल सी बात है। एंड आई थिंक हाँ ठीक है, इतना ही काफी है। यहाँ पर आप क्या बात करेंगे कि HgO जो है और HgO रिएक्ट करेगी किससे, इससे, तो आपको क्या मिल जाएगा, जो भी रिएक्शन है उस रिएक्शन का डेल्टा जी जो होगा पॉजिटिव, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। अगर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तो इसकी बैकवर्ड वाली, सॉरी इस ये रिएक्शन अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो इसकी बैकवर्ड वाली क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। वही आप देख सकते हैं इस रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव होगा। सेम Ag2O के लिए भी दिखा दीजिएगा एक रिएक्शन लिख के, इसके लिए भी दिखा दीजिएगा, एलिंगम डायग्राम से बता दीजिएगा कि यार ये ऐसा ऐसा होगा कि ये जो डेल्टा जी इसका जो है पॉजिटिव होगा, किसका, फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड या फॉर्मेशन ऑफ HgO का। तो दैट्स वाई इजी होता है, तो इसमें आपको रिडक्शन की जरूरत नहीं होती, आप हीट करेंगे टूट जाएंगे। नेक्स्ट, Cr2O3 कैन बी रिड्यूस बाय Al बट Al2O3 कैन नॉट बी। तो इसका एक ही अलग पता लग रहा है कि जो नीचे होता है वो ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकता है। तो आप इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं कि Cr2O3 जो है वो Cr प्लस O2 विल गिव यू Cr2O3, क्या लगाऊं, 2 लगा दूं और यहाँ 3/2, है ना। ये आप इस लाइन को आप ऊपर मान लीजिए और ये आपकी जो Al प्लस 3/2O3 ये आपकी नीचे लाइन आ जाएगी। एलिंगम डायग्राम में आप इस तरीके से बताइएगा। और क्या बताएंगे आप, और ये बताएंगे कि अगर Cr2O3 जो है वो रिड्यूस कर रही है, अगर जो Cr2O3 है वो रिड्यूस हो रही है बाय एल्यूमिनियम, तो इसका मतलब Al2O3 बन रही है। साथ में आपका Cr अकेला मिल रहा है, तो 2 यहाँ लगा दूं, 2 यहाँ लगा दूं, हो गई बैलेंस, हो गई, ठीक है। अगर ऐसे हो रहा है, मतलब यही हो रहा है, अगर Cr2O3 को एल्यूमिनियम रिड्यूस कर रहा है तो ये रिएक्शन फीजिबल है। हाँ सर ये बात तो सही है, तभी तो होगा। अगर ये रिएक्शन फीजिबल तो इस रिएक्शन का डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव। तो आप यही बता दीजिए कि इस रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव, वेयर एज इसके उल्टे रिएक्शन का डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। आप डेल्टा जी से बताइए, दूसरा एलिंगम डायग्राम से ऐसे बताइए कि नीचे जो है आपका कौन आ रहा है, Al2O3 आ रहा है। और इसकी डेप्थ वीडियो लेक्चर में पूरी बात कर रखी है कि कैसे नीचे वाला ही ऊपर वाले को रिड्यूस कर रहा है। हमने डेल्टा जी की वैल्यू से एग्जैक्टली इस चीज को समझ रखा है, तो वो जाके देखिए भाई, बढ़िया क्रिस्टल क्लैरिटी आपको मिलेगी, उससे बढ़िया क्लैरिटी शायद ही कहीं मिलेगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अरेंज करना है हाइड्राइड्स को बॉइलिंग पॉइंट और बॉन्ड एंगल के थ्रू। तो बॉन्ड एंगल बता दूं मैं, डाउन द ग्रुप जाने में बॉन्ड एंगल, डाउन द ग्रुप जाने में H2O H2S H2 उससे हाँ H2T, डाउन द ग्रुप जाने में साइज ऑफ सेंट्रल एटम बढ़ रहा है, तो आपका बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज होगा। सिंपल सा बॉन्ड एंगल
डिक्रीज, सिंपल सा, ज्यादा कहानी नहीं करनी। नाउ बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो क्या होगा, तो सर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, उस वाला सवाल हमने ये अपनी वीडियो में कर रखा है। ये सर क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है कि ऐसा ऑर्डर हुआ। डाउन द ग्रुप जाने में साइज जो है वो बढ़ रहा है, साइज जो है वो सेंट्रल एटम का बढ़ रहा है। तो अगर साइज बढ़ रहा है तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो वंडर वॉल फोर्सेस जो है वो बढ़ रही हैं। अगर वंडरवाल फोर्सेस बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ रही है, तो लॉजिकली बॉइलिंग पॉइंट हो, मेल्टिंग पॉइंट हो, वो बढ़ना चाहिए, जो बढ़ता भी है। बट H2O के केस में ऐसा फॉलो नहीं होता कि यार H2O का ज्यादा क्यों होता है सर, उसका तो ऑक्सीजन जो एटम है उसका साइज जो है वो छोटा है सल्फर से, मॉलिक्यूलर वेट भी कम है, वंडरवाल फोर्सेस भी कम होनी चाहिए थी। बट इन केस ऑफ H2O देयर इज समथिंग स्पेशल विच वी ऑल नो, दैट इज सेड टू बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग we know कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वे मोर स्ट्रॉन्गर देन दिस सो कॉल्ड वंडरवॉल फोर्सेस। तो ऑब्वियसली इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। तो ये एक्सप्लेन आपको करना है, आराम से आप लोग कर देंगे, ज्यादा सोचने की समझने की जरूरत नहीं। अच्छा यहाँ पे बात भी हमने कर रखी है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है, लुईस बेसिक नेचर डिक्रीज हो रहा है, ग्रुप 15 और 16 के बारे में डिटेल में हाइड्राइड्स से बात करी रखी है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन जो है O2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है सल्फर एसिड। समझा देना यार कि ऑक्सीजन का साइज छोटा है, तो ऑक्सीजन का अगर साइज छोटा है तो पी पाई जो है वो आपका 2p पाई, बेसिकली 2p पाई बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होती है। वेर एस 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 टू अगर होगा तो S2 में 3p पाई बॉन्डिंग होगी, तो साइज अगर बढ़ गया तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिक्रीज, तो बॉन्ड आपका होता है वीक। तो पाई बॉन्ड पहले तो वीक ही होता है, वैसे सिग्मा के कंपैरिजन में वीक होता है, पर और वीक हो जाएगा जब आपका साइज बढ़ेगा। सो दैट्स व्हाई एसेट का आप फिर स्ट्रक्चर बना दिएगा कि एसेट आपको जो है वो कुछ क्राउन शेप जो देखने को मिलता है ना, वैसे आप बना दीजिएगा। एस कैसे बनता है, ये आ गया एस, ये आ गया एस, ये आ गया एस, ये एस, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही बनता है। ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा ही कुछ आपका स्ट्रक्चर बनता है क्राउन शेप। तो यहाँ पर जो है एसिड में सारे के सारे कैसे बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, कैसे बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। पाई बॉन्ड नहीं है तो, पाई बॉन्ड नहीं है तो ऑब्वियसली वीक बॉन्ड नहीं, तो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड आपको देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से S8 एग्जिस्ट करता है। बिकॉज ऑफ ऑल सिग्मा बॉन्ड्स ओनली एंड नथिंग एल्स। O2 इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना सकता है, साइज छोटा है, और सल्फर में ऐसा नहीं है, साइज बड़ा है और आपका बॉन्ड नहीं बना सकता। तो आई होप इतनी चीजें क्लियर होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और फाइनल की तरफ। बहुत आसान, सबसे पहला सवाल की वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई और इलेक्ट्रोनेगेटिव बताने हैं अमंग द एलिमेंट्स ऑफ द मेन ग्रुप। क्या बताएंगे, ग्रुप में बताना है ना, तो नीचे आने में साइज खुद ही बताओ, इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, एग्जाम्पल बता दीजिएगा, कुछ भी बता दीजिएगा, और जो चाहे लिखना चाहे, जो लिखना चाहे लिख दिएगा भाई, कोई इसमें छूट नहीं है, कुछ भी जो मन करे लिख दीजिएगा। नेक्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम की मैक्सिमम, हाँ बिल्कुल सही बात है। अमंग एल्कली मेटल्स, हाँ साइज छोटा है, बट तब भी ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है एक्वस सॉल्यूशन में भाई। तो सबसे पहले रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब समझते हैं। अगर Li एक रिड्यूसिंग एजेंट है तो खुद क्या होगा सर, खुद ऑक्सीडाइज होगा। तो मैं बोल सकता हूँ क्या वो Li पॉजिटिव में आएगा और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इतना बोल सकता हूँ। ठीक है, अब हमने ये देख लिया कि इस रिएक्शन में अगर मुझे Li से Li पॉजिटिव में जाना है तो मुझे क्या आयनाइज एनर्जी जो लगी वो आयनाइजेशन एनर्जी होगी। हाँ, अब हम ये चीज बोल रहे हैं कि यार ये सबसे ज्यादा है एल्कली मेटल्स में, ये सबसे ज्यादा है। सोडियम की इतनी आयनाइजेशन एनर्जी नहीं है जितनी लिथियम की है। तो अब क्या करें सर, करना क्या है कि हमें ये बताना है कि Li जो है वो ठीक है, इसको एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही है, जो सोडियम है उसको कम लग रही होगी, तो सोडियम जल्दी जाएगा। सोडियम लॉजिकली अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी से ही देखें तो सोडियम लॉजिकली जल्दी बन जाएगा, कम एनर्जी में मान जाएगा। तो इसका मतलब सर अगर कम जल्दी मानना है तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट तो सोडियम होना चाहिए लिथियम से, पर ऐसा नहीं है। सो व्हाट एग्जैक्टली है कि जो हमारे पास SRP वैल्यूज होती है ना, जो भी SRP वैल्यूज है वो सिर्फ और सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी पर डिपेंड नहीं करती, वो सब्लिमेशन एनर्जी पर डिपेंड करती है और साथ में हाइड्रेशन एनर्जी पर भी डिपेंड करती है। इक्वल टू साइन नहीं लिखना, बट इन तीनों चीजों पर डिपेंड करती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम की मैक्सिमम, सब्लिमेशन एनर्जी भी काफी ज्यादा आई थिंक होती है लिथियम की, सॉफ्ट सबसे ज्यादा हार्ड होता है ना, हाँ, तो इसकी भी सब्लिमेशन एनर्जी कम थी, क्योंकि हमें जो है बेटे सबसे पहले इसको Li सॉलिड से Li गैस में बनाना है ना, तो यहाँ पे सब्लिमेशन एनर्जी लगेगी, फिर यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मुझे Li से Li पॉजिटिव बनाना है तो इसका मतलब अगर ये हो रही है रिएक्शन, अगर लिथियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसका मतलब यह है जो लिथियम पॉजिटिव है ना वो किसी तरीके से स्टेबल हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आने में स्टेबल हो रहा है। एक चीज हम क्या देखते हैं कि रिएक्टेंट क्या अनस्टेबल है, दूसरा प्रोडक्ट कितना स्टेबल है। तो अगर एक्वस सोल्यूशन है तो क्या होगा सर, अगर एक्वस सोल्यूशन है तो पानी होगा, तो जहां पानी होगा वहां आपकी हाइड्रेशन एनर्जी होगी। तो लिथियम ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज इट शोज मैक्सिमम हाइड्रेशन,
हाइड्रेशन इज सिंपली इंटरेक्शन विद ऑक्सीजन बाय लिथियम पॉजिटिव आयन। उससे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि जब जब इंटरेक्शन हुई तब तब एनर्जी रिलीज, और इससे इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है दैट विल इवन कंपनसेट द आयनाइजेशन एनर्जी एज वेल एज द सब्लिमेशन एनर्जी, सो its stability is maximum. So Li positive is the most stable in aqueous solution. So that's why अगर प्रोडक्ट स्टेबल हो गया, जो आयनाइजेशन एनर्जी उसको ओवरकम कर लिया, सब्लिमेशन एनर्जी को ओवरकम कर लिया, तो मजा आ गया। तो हमें लग रहा था कि आयनाइजेशन एनर्जी से ही हम आंसर कर सकते हैं, बट द आंसर इज नो, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हाइड्रेशन। जो लिथियम के केस में मैक्सिमम में जो एनर्जी रिलीज है, आयनाइजेशन एनर्जी हम दे रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी वो है जो बाहर से दी जाती है, सब्लिमेशन एनर्जी भी बाहर से दी जाती है, पर हाइड्रेशन एनर्जी जो रिलीज हो जाती है, अगर रिलीज एनर्जी भाई बहुत ज्यादा हो गई तो आयनाइजेशन को भी कंपनसेट कर देगी, सब्लिमेशन को भी कंपनसेट कर देगी, और कुछ एनर्जी बची हुई रिलीज भी हो जाएगी, तो अल्टीमेटली स्टेबिलिटी ही आएगी। तो अगर स्टेबल इनका प्रोडक्ट तो Li पॉजिटिव बनना चाहेगा, एक्वा सॉल्यूशन में लिथियम चाहेगा कि हाँ यार मैं ही बनूंगा Li पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव से पहले मैं बन जाऊंगा, क्योंकि मेरी हाइड्रेशन सबसे ज्यादा है, बिकॉज मेरा साइज छोटा है, मुझे पानी बहुत ज्यादा घेर लेता है, मुझे बहुत ज्यादा घेर लेता है, तो मुझसे बहुत ज्यादा इंटरेक्ट कर लेता है, अगर इंटरेक्ट बहुत ज्यादा कर लेता है तो मुझे स्टेबल कर देता है। क्या ये चीज सबको समझ आई, बोलिए ये सुन लो, इसमें और ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं, आगे बढ़ते हैं। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन देख लो भाई, डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, स्टार्टिंग में भी बात करी थी इसकी, सेम ही चीज थी। फ्लोरीन होता है एक हमारे पास जो होता है, वो कैसे बनता है, ये इसके बारे में एक चीज देख लीजिए, फ्लोरस फॉर्म कार्बन होती है, डैंगलिंग बॉन्ड नाम की कोई चीज नहीं होती। ग्रेफाइट में अगर हम इलेक्ट्रिक स्पार्क डालते हैं तब जाके ये बनता है। देख लीजिए डायमंड का स्ट्रक्चर दिखा रखा है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देख लीजिए दिखा रखा है, स्टार्टिंग में ही इसी की बात कर रखी थी एग्जैक्टली। फिर क्या है, ग्रेफाइट को आप बता सकते हैं वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होती है, बट काइनेटिकली भाई कुछ थोड़ा सा अलग होता है, तो वो हमने अपने लेक्चर में बात कर रखी थी कि ऐसा नहीं होता कि अगर ग्रेफाइट जो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है डायमंड से, तो इसका ये मतलब नहीं कि जो है डायमंड मतलब रिएक्ट कर जाएगा, डायमंड जो है वो रिएक्टिव होगा, नहीं, काइनेटिक्स पर भी बात होती है, तो ये बात हमने कर रखी है। तो डायमंड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉरी ग्रेफाइट को सिंथेटिक डायमंड में कर सकते हैं, बट कंडीशन इतनी खतरनाक है कि हम डायमंड से भी ज्यादा आपके पैसे लग जाएंगे। तो आपकी ये हमने सारी बात कर दी एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में, बस इसी को लिख दीजिएगा, स्ट्रक्चर वगैरह बना दीजिएगा जो आपका मन करे, बाकी आप लोग वो तो करेंगे। ने अच्छा शॉर्ट नोट लिखना है किसी भी दो पर, तो आपका 2.5 नंबर का होगा, आराम से बात बन जाएगी। हाइड्राइड और ग्रुप 15 एलिमेंट देख लीजिए भाई, तीनों हाइड्राइड का नाम बता दीजिएगा, अमोनिया अमोनिया, इनके बारे में ये सारे ऑर्डर बता दीजिएगा कि क्या क्या होता है हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट के बारे में। NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता दीजिएगा, और क्या बताएंगे, NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता दीजिएगा, और बता दीजिएगा कि डाउन द ग्रुप आने में बॉन्ड लेंथ और ये रिड्यूसिंग पावर का बता दीजिएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बता दिएगा, बेसिक नेचर बता दिएगा, ये सब लोग कहानी लिख दीजिएगा। देन ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन आपके हमारे पास 3-4 हमने पढ़े हैं, लिख दीजिएगा, स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, और आप सभी लोग इनके क्लोरस, हाइपोक्लोरस, क्लोरिक, पर क्लोरिक एसिड, इन सभी के नाम आप सभी को पता ही है, सारे सही लिखेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट बता दिएगा, सभी की बेसिसिटी बता दिएगा कि सब ही एक एक H+ ही लूज कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक कैरेक्टर, ये सबसे ज्यादा +7, ये +5, +3, +1 चोकर है, तो ऑब्वियसली एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। थर्मल स्टेबिलिटी बता दिएगा कि डायरेक्टली डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ बॉन्ड्स पर, तो ये वाला सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा। तो ये पूरी कहानी लिखनी है, सिंपल सी चीज आप लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, सभी कुछ लिख दीजिएगा। सो आई थिंक दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2023 इनऑर्गेनिक का, जो बहुत डिटेल में बेहतरीन तरीके से पूरा पेपर यार डिस्कस हमने कर लिया है। That's it for today's lecture as well as for 2023 का कंप्लीट पेपर आपके सामने। लास्ट वीडियो बची है बस इनऑर्गेनिक की 2024 वाला, अगले ही दिन वो आपके सामने एकदम पेश कर दूंगा मैं। और बाकी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए यार, वही बोलूंगा, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस हर जगह भेजिए। याद रखिए लॉन्ग टर्म में आपको क्या चीज इफेक्ट करेगी, क्या चीज आपके लिए जरूरी है, उस चीज का जरूर ख्याल रखिए। लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग सोचिए, दो तरह से सोचना चाहिए, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म पर ज्यादा फोकस रखिए, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर वाली बात को भी याद रखिएगा, तो जरा सब्सक्राइबर्स भी बढ़ाइए। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, बल्कि अभी ही एक और ऑर्गेनिक वगैरह का लेक्चर अपलोड हो जाएगा, तो तब उसमें मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।